Good evening everyone, welcome to official YouTube channel of Officer Study 24/7. How are you all? So first of all welcome to this session। और जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पे सेशन में जुड़ चुके हैं एक बार मुझे जल्दी से बता देंगे एक ऑडियो वीडियो बोथ आर ओके और नॉट, लेट मी नो। साथ ही में वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कि हर दिन हम कोई ना कोई पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो आपका डिस्कस कर रहे हैं विद द MCQ। सो डू मेक श्योर आप सारी सीरीज़, ये जो सीरीज़ चली है बैक टू बेसिक सीरीज़, आपका सभी सेशन को आप एक बार देख लो बिकॉज यूनिट 1 से हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम पहुंच चुके हैं यूनिट नंबर 6 पे जो कि है ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडिया। सो एज वी नो इस सब्जेक्ट में आपके टोटल 4 मॉड्यूल्स हैं, 45 यूनिट्स हैं। हर दिन एक यूनिट को हम कवर करेंगे एंड कुछ यूनिट जो बहुत बड़ी बड़ी हैं उन यूनिट्स को हम कवर करेंगे पार्ट्स में। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से हम कवर कर रहे हैं। सो डू मेक श्योर हर एक सेशन आप देखो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। So today we are going to talk about the globalization impact on India. Class number 16 है, it means 15 classes already हम cover कर चुके हैं in the 5 units and ये है unit number 6 आपका part 1। अच्छा, before कमिंग थ्रू द टॉपिक या अंडरस्टैंडिंग करने से पहले, थ्योरी पढ़ने से पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में आपको दे देती हूँ ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन, सो इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा और आगे हम जाते हैं और हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी वैसे आपका यूनिट है प्रॉपरली मॉड्यूल नंबर ए में। यूनिट नंबर 7 जो है हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ही पढ़ेंगे, तो कुछ ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे आपको इसके बारे में नहीं बताऊँगी, बट स्टिल ग्लोबलाइजेशन का जो बेसिक्स है या जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है वो तो हमें पता ही होना चाहिए पढ़ने से पहले। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है आपके 1991 में आए थे, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लास्ट जो हुआ था वो 1991 वाला ही है और ये हमारा था LPG। नाउ L स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, L आपका क्या है लिबरलाइजेशन। P स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन, हमारा P है प्राइवेटाइजेशन। और अगर मैं G की बात करूं तो इट स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन, जो कि आज हमें पढ़ना है। तो थोड़ा सा डिस्कशन अगर मैं इस LPG पॉलिसी का करूं या इकोनॉमिक रिफॉर्म का करूं तो देयर वर अ लॉट ऑफ रीजंस, काफ़ी सारे ऐसे रीजंस थे हमारे जिसकी वजह से हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था। नीड्स क्या थी, रीजंस क्या थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी कि यूनिट नंबर 7 में हम पढ़ेंगे। बेसिक में बता देती हूँ, इंडिया जो था इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था उस टाइम पे और इकोनॉमिक क्राइसिस फेस के करने की वजह से हम गए थे वर्ल्ड बैंक एंड IMF से हेल्प मांगने दैट वी नीड अ फंड और वी नीड कैपिटल ताकि हम इकोनॉमी को कंटिन्यू कर सकें, रन कर सकें। सरकार एक ऐसे कगार पर पहुँच चुकी थी जहाँ पर सरकार के ऊपर काफ़ी सारा लोन था। बजट जो हमारा होता है, सरकार बजट बनाती है, इनकम और एक्सपेंडिचर का एक एस्टिमेशन जो होता है उसमें सरकार डेफिशिट में चल रही थी। डेफिशिट मीन्स घाटा, सरकार ने कमाया कम था और खर्च ज़्यादा कर दिया था। तो ऐसे कुछ काफ़ी सारे रीजंस थे, इन्फ्लेशन था, फिस्कल डेफिशिट था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, फॉरेन करेंसी रिजर्व खत्म होता जा रहा था, एक्सेट्रा। इन सभी रीजंस की वजह से एट लास्ट हम पहुंचे थे हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प लेने, जो कि थे वर्ल्ड बैंक और IMF। अब IMF ने यहाँ पे कहा हम इंडिया की हेल्प तो कर देंगे आज, बट आफ्टर अ वाइल जिस तरीके से ये अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं या किसी और को करने भी नहीं दे रहे, और इट मीन्स वी वर नॉट दैट मच कैपेबल कि सेल्फ डिपेंडेंसी हमारे पास उस टाइम पे होती। आज हम इंडिया को सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनाने की बातें कर रहे हैं, तो हम कैपेबल हैं, उस टाइम पे नहीं थे जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे। तो उस टाइम पे कहा गया इट्स नॉट पॉसिबल, आज लोन देंगे 10 साल बाद इंडिया फिर वहीं खड़ा होगा, हमारा लोन भी नहीं चुका पाएगा। सो क्या करें, तो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया। IMF ने कहा कि आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म करने होंगे, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें थोड़ा सा रिफॉर्म बदलाव लेकर आओ। और वो जो बदलाव है वो आया LPG के नाम से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये इंट्रोड्यूस किया था पॉलिसी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो उस टाइम पे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। प्राइम मिनिस्टर थे हमारे उस टाइम पे मिस्टर नरसिम्हा राव। सो इनके अंडर में इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। रीजन मैंने आपको बता दिया, अब इसका मतलब क्या है थोड़ा सा वो भी बता देती हूँ। लिबरलाइजेशन जब आप कर रहे हो तो यू आर मेकिंग थिंग्स लिबरल, आप आसान बना रहे हो चीज़ों को लोगों के लिए। आसान बनाने का मतलब क्या हुआ, इट्स वेरी सिंपल, आप रूल्स, रेगुलेशंस, रेस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर रहे हो। आप अपने जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस, रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, वो होता है लिबरलाइजेशन। तो हमारे यहाँ पे लाइसेंस राज, परमिट राज और कोटा राज जो हुआ करते थे उनको हमने क्या किया, लिबरल कर दिया, आसान कर दिया, ईजी कर दिया। ये हमने करना स्टार्ट किया कहाँ पे, लिबरलाइजेशन के अंदर, ठीक है। देन आफ्टर प्राइवेटाइजेशन की अगर हम बात करें तो प्राइवेटाइजेशन मीन्स आपका ओनरशिप दे देना, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देना। तो ओनरशिप ट्रांसफ़र करने का सिंपल सा मतलब क्या हो गया,
वट यू आर डूइंग, आपका जो पब्लिक ओनरशिप में था, हर एक चीज़ पब्लिक ओनरशिप होती थी, सरकार की मोनोपॉली में था। प्राइवेटाइजेशन के बाद उस ओनरशिप को प्राइवेट सेक्टर्स को दिया गया, और साथ में अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ कर दिया गया, यू कैन वर्क इन द कंट्री। तो आप देखो इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी बन गया बिकॉज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। अब मैं बात करूं ग्लोबलाइजेशन की, तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स टू लिंक इंडियन इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमीज। इंडिया की इकोनॉमी को आप वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ रहे हो, ये है आपका ग्लोबलाइजेशन। इट मीन्स व्हाट, यानी कि अब आप जितना चाहें उतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जितना चाहे उतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का मतलब ये नहीं हुआ कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप करोगे, नहीं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स होते हैं, कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स होते हैं, कुछ फ्री आइटम्स होते हैं। अकॉर्डिंगली उन पॉलिसी को फॉलो करके आपकी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स हैं वो आप कर सकते हो। दिस इज व्हाट द ग्लोबलाइजेशन इज। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी क्या बना, ओपन इकोनॉमी बन गया। आप जितना चाहें उतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है अब हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन और आपका जो लिबरलाइजेशन है ये भी हम पढ़ेंगे, पर इकोनॉमिक रिफॉर्म चैप्टर यानी कि यूनिट नंबर 7 में थोड़ा डिटेल में उसको पढ़ेंगे। चलिए, ग्लोबलाइजेशन मीन्स टू लिंक इंडियन इकोनॉमी with world economy, with world economies। तो हमने इंडियन इकोनॉमी को विद वर्ल्ड इकोनॉमीज लिंक कर दिया और हमने इंडिया को बना दिया ओपन इकोनॉमी। ना ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी इकोनॉमी वेयर देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट्स and imports by government। सरकार ने, आपके देश की सरकार ने जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हैं, ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं ओपन। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो एमएनसीज अलाउ हुए। देखो ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा हमें क्या मिला, हमें फॉरेन कैपिटल मिला। हर एक कंट्री में रिसोर्सेज की कमी होती है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है, पैसा कम है। सेकंड, हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज कम है, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी कम है। थर्ड, अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास आपका ह्यूमन रिसोर्स भी कम है। अब आप बोलोगे पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में तो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं हम, तो फिर कैसे हुआ ये, इस सेंस में हम बात करें कि स्किल्ड लेबर, एजुकेटेड लेबर जो है हमारी कंट्री में वो कम है। सो ह्यूमन रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो या फिजिकल रिसोर्स हो, तीनों में स्कार्सिटी यानी कि कमी तो देखी गई। तो वो जो फाइनेंशियल रिसोर्स है हमारा वो हमें फॉरेन कंट्री से मिलने लगा जब हमने ग्लोबलाइजेशन किया। तो बेस्ट फ़ायदा जो हुआ हमें यही हुआ कि आपका कैपिटल इनफ्लो होना स्टार्ट हो गया इन द कंट्री, है ना। आपका कंट्री में क्या होना स्टार्ट हो गया, कैपिटल इनफ्लो होना स्टार्ट हो गया। चलिए, सो दिस वाज द ग्लोबलाइजेशन। आप पढ़ लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूल ए है, यूनिट नंबर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज योर 6 ग्लोबलाइजेशन। देखो तुरंत बाद आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म आएगा जहाँ पे हम LPG डिस्कस करेंगे इन द डिटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यू कैन सी व्हाट एक्चुअली द टर्म ग्लोबलाइजेशन मीन्स। तो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस, जोड़ रहे हो ना, of world economies, cultures, inhabitants as a result of cross-border trade in goods and services, technology, flow of investment, people, knowledge। सब एक्सचेंज कर सकते हो आप, सबका ट्रांसफ़र कर रहे हो आप यहाँ पे। तो ग्लोबलाइजेशन कहा गया एक ऐसा टर्म है जो इंक्रीज कर रहा है इंटरकनेक्टेडनेस को। इंटरकनेक्टेडनेस इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, इट्स वेरी सिंपल। आपने लोगों को, चाहे वो लोग हों चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए, पर कनेक्टेड बना दिया आपने उनको, है ना। वर्ल्ड की इकोनॉमीज जो हैं आप नहीं मिलेगा, उनको भी मिल सकता है। सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ। कैसे हुआ ये कनेक्टेडनेस, कैसे बना, क्योंकि हम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करने लगे, गुड्स एंड सर्विसेज की भी, टेक्नोलॉजी की भी, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल की भी, और लोगों की भी और नॉलेज की भी। लोगों की मतलब क्या हुआ, इट मीन्स अब आप इंडिया से बाहर जाके काम कर सकते हो, वहाँ से लोग आके इंडिया में काम कर सकते हैं, है ना। एम्प्लॉयमेंट भी हम शेयर करने लगे आपस में, और नॉलेज तो हम शेयर कर ही रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरकनेक्टेडनेस को शो करता है वर्ल्ड इकोनॉमीज़ का, ठीक है। एंड इसी को हम बोल देते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब इससे फ़ायदा किसका हुआ, क्या मेरा हुआ या आपका फ़ायदा हुआ, ऑलमोस्ट सभी का फ़ायदा हुआ।
है ना, कंज्यूमर्स के लिए भी बेनिफिशियल है और आपके सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी बेनिफिशियल है। देखो क्या है यहाँ पे, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस फ्रॉम द नेशंस ऑफ ऑल साइजेस एंड लोकेशंस दैट व्हेन द कंट्रीज ग्लोबलाइज देयर सिटीजंस बेनिफिट फ्रॉम मोर एक्सपोजर टू फर्स्ट ब्रॉडर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो अपॉर्चुनिटी, ऑप्शंस बढ़ जाते हैं आपके पास, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन। पहले हमें प्रोडक्ट खरीदना होता था जो इंडिया में है, जितने में बेचना चाहेंगे उतने में ही खरीदेंगे, जिस क्वालिटी का मिल रहा है उसी क्वालिटी का खरीदोगे। नाउ यू हैव ऑप्शंस, आपके पास अब ऑप्शंस हैं किस क्वालिटी का खरीदना है, किस प्राइस पे खरीदना है, कौन सी कंट्री से बना होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड आपको चाहिए, वो सब यू हैव अपॉर्चुनिटीज़, है ना। नाउ यू कैन डिसाइड बाय योरसेल्फ। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सो आपको ब्रॉड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिल गया। सेकेंड, आपकी कॉस्टिंग जो है वो रिड्यूस हो गई, है ना। आप देखो पहले क्या होता था, अगर मैं बात करूं तो कॉस्टिंग रिड्यूस होने का मतलब क्या हुआ, लेट्स से कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं XYZ प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, रॉ मटेरियल है पर बहुत कम है हमारे पास। तो जब कम रॉ मटेरियल है और डिमांड ज़्यादा है तो प्राइजेस तो बढ़ेंगे, तो उसको कम जो हमारी कॉस्टिंग है वो बढ़ गई क्योंकि जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस बढ़ गया। अब वही चीज़ हम लेट से चाइना से मंगा रहे हैं, उनके पास अनलिमिटेड है वो चीज़, तो उनकी कंट्री में तो प्राइस सस्ता होगा ना क्योंकि सप्लाई बहुत सारी है। वहाँ से जब आप खरीद रहे हो तो होम मार्केट से भी सस्ते में रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं, तो आपका क्या होगा, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, सिंपल। देन मोर एंड बेटर पेइंग एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली मिल रहा है ना, आपको बेहतर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। इम्प्रूव्ड हेल्थ, है ना, आपके पास अब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्निकल एडवांसमेंट आ रहा है, तो हेल्थ केयर में तो ये हो रहा है, इम्प्रूव्ड हेल्थ मिलेगा आपको। हायर ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड, ओवरऑल ऑब्वियस सी बात है ना, पैसा आ रहा है देश के अंदर, जॉब्स क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा। पैसा है तो आप हेल्थ केयर भी ले पाओगे, पैसा है तो आप बेटर एजुकेशन भी ले पाओगे, पैसा है तो आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर कर पाओगे, पॉवर्टी कम हो जाएगा कंट्री में, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएगा लोगों का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। तो ये सारे बेनिफिट जो हैं वो हमें पता चले या फिर जब नेशंस से पूछा गया कि ग्लोबलाइज होने से आपको क्या फ़ायदा है, तो ये सारे बेनिफिट्स हमें दिखे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स क्या। अब देखो हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, हमने कहा LPG पॉलिसी आई बहुत अच्छा हुआ देश के लिए, पर सब कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ गलत भी हुआ। देखो जब MNCs इंडिया में आ रही हैं ग्लोबलाइजेशन के बाद से, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट में रिटेलर्स को नुकसान हुआ है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से FDI की, थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे हम करते हैं। FDI की अगर मैं बात करूं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो अगर मैं बात करूं सिंगल ब्रांड रिटेल में, सिंगल ब्रांड रिटेल और मल्टी ब्रांड रिटेल में, सबसे पहले तो ये है क्या, ये समझ लेते हैं हम। अच्छा मैं पहले आपको परसेंटेज बता देती हूँ। FDI यहाँ पे 100% अलाउ है, FDI यहाँ पे 51% अलाउ है, अप टू 51 अलाउ। चलिए, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल ब्रांड रिटेल मतलब किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का सिंगल आउटलेट है। आईफोन ने अपना आउटलेट यहाँ पे डाला है, इंस्पायर, ठीक है। तो आप जब देखोगे तो आईफोन के, एप्पल के अपने खुद के स्टोर्स हैं इंडिया में, वो अपने ही प्रोडक्ट बेच रहा है अपने स्टोर पे। ऐसा नहीं कि आपका आईफोन जो बिक रहा है या एप्पल का जो स्टोर है इंस्पायर, वहाँ पे आपको सैमसंग का प्रोडक्ट मिल रहा है, नहीं। आप वहाँ जाओगे एप्पल स्टोर पे, सारे प्रोडक्ट्स आपको एप्पल के मिलेंगे, दैट्स अ सिंगल ब्रांड रिटेल। यहाँ पे 100% अलाउ है। कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया में आके बिजनेस करना चाहती है, कर सकते हैं, और 100% FDI के साथ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मल्टी ब्रांड की, तो मल्टी ब्रांड आपका सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है 51%, ठीक है। मल्टी ब्रांड में कितना अवेलेबल है, ओनली 51% अवेलेबल है। नाउ हाउ इट्स पॉसिबल, क्यों ऐसा किया, ये 100% क्यों नहीं किया। द रीज़न बिहाइंड इट, इसलिए नहीं किया गया, मल्टी ब्रांड रिटेल जितने भी हैं आपके, ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक रिटेलर्स के लिए नुकसान है। रीज़न क्यों नुकसानदायक है, फर्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे आपने वर्ल्ड मार्क देखा होगा, है ना, लेट्स से एक ऐसा स्टोर जहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स मिल रहे हैं, ठीक है। आप एक स्टोर में गए, वहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स आपको मिल रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, जैसे डीमार्ट हो गया फॉर एग्जांपल, डीमार्ट में आपको हर तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। आप वहाँ जाओगे तो आप
लोगों ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया है इन द मेट्रो सिटीज़, अर्बन एरिया, यहाँ पे जहाँ पे भी अवेलेबल है। महीने में हम एक बार जाते हैं, पूरा ग्रॉसरी खरीद के ले आते हैं, बिकॉज वी डू नॉट हैव टाइम कि हर दिन कुछ ना कुछ खरीदने जा रहे हैं, हम पॉसिबल नहीं हो पाता। सो बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल एंड बिकॉज ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप महीने में एक बार जाते हो, सारी सर्विसेज लेकर आ जाते हो, सारी चीज़ें लेकर आ जाते हो जो आपको चाहिए। इससे क्या होगा, ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं हमारी कंट्री के, वो तो नुकसान में चले गए। इसीलिए जब हम मल्टी ब्रांड रिटेल की बात कर रहे हैं, तो ये जो 51% है इसलिए रखा गया, ताकि अगर आप आओगे भी तो 49% आपको इंडियन कंपनी के साथ बिजनेस करना ही पड़ेगा। सो दैट्स वाई एक नुकसान हो गया ना। MNCs आ रही हैं तो डोमेस्टिक रिटेलर्स को नुकसान हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इफेक्ट में पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। चलिए, आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है। बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, बिल्कुल सही है। फार मोर ऑप्शंस फॉर कस्टमर, दिस इज ऑल्सो ऑप्शन है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, बहुत सारे गुड्स में कोई सा भी खरीद लो, है ना, आपके पास ऑप्शन है। एम्प्लॉयमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज इंडिया में आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रही है, पैसा इंडिया में दे रहे हैं, तो आपका जॉब्स भी बढ़ेगा। पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है क्योंकि नेशनल आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन ओपनड न्यू ऑप्शन फॉर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स ऑल्सो, है ना। अगर इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में बेहतर है तो हम क्यों ना उस चीज़ को बेचें। जैसे जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, उनके पास क्रूड ऑयल है, तो वो क्रूड ऑयल बेच के अपनी इकोनॉमी को चलाते हैं। हमारे पास बहुत सारा एग्रीकल्चर, मान लो हम एग्रीकल्चर को बेच के अपना कंट्री चलाएंगे। सो आपके पास ऑप्शन आ गए, है ना। हर एक कंट्री जिसमें भी आप माहिर हो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इट प्रॉम्प्टेड इंडिया टू कंसिडर मोबिलाइजिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर फॉर फार्म मैकेनाइजेशन एंड कमर्शियल फार्मिंग टू compete in the global market with Indian agriculture goods. And that we have seen ना, obviously, है ना, कि अगर हम बात करें मोबिलाइजिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट, कौन से सेक्टर में, फार्म मैकेनाइजेशन में, कमर्शियल फार्मिंग में, क्यों लेकर आए, ताकि compete कर सकें ग्लोबल मार्केट से विद द इंडियन एग्रीकल्चर गुड्स। अब देखो टेक्सटाइल में, जैसे अब हम चाह रहे हैं कि हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो लार्जेस्ट सेक्टर बन जाए इन द वर्ल्ड, तो हम क्या करें, नई नई स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, टेक्निकल एडवांसमेंट करें, समथिंग वी आर डूइंग, ताकि इंडिया जो है वर्ल्ड में, है ना, ग्लोबल लेवल पे टेक्सटाइल मार्केट को क्या करने लगे, लीड करने लगे। सिमिलरली एग्रीकल्चर के लिए हमने किया था। सो दिस इज़ व्हाट द ग्लोबलाइजेशन इज़। अब देखो, ये तो हो गया, हमने पढ़ लिया इतना सारा थ्योरी पार्ट, पर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या पूछा जाएगा, तो वो देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज़, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इट इज़ आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर ग्लोबलाइजेशन। हमेशा याद रखिएगा, जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा आपका नॉट ट्रू है। वर्कर्स वर डिनाइड फॉर देयर राइट्स बिकॉज लेबर लॉज वर नॉट इम्प्लीमेंटेड. It helped it in creating several jobs in the service sector. People having wealth, skills, education were not benefited from the globalization. Globalization has unequal benefits. Now, which of the following is not true? कौन सा ट्रू नहीं है, आपको ये बताना है। ओके, चलो ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका राइट आंसर जो होगा दैट इज सी, कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास वेल्थ है, स्किल्स है, एजुकेटेड है, दे आर नॉट बेनिफिटेड। दिस इज नॉट ट्रू। देखो, पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, थर्ड भी सही है। आप बोलो ग्लोबलाइजेशन के अनइक्वल बेनिफिट्स कैसे हो सकते हैं, तो मैं बता देती हूँ कैसे हो सकते हैं। आपको देखो, कोई MNCs आना चाह रही है तो वो अर्बन एरिया, मेट्रो सिटीज़ में जाएंगी या रूरल एरियाज़ में जाएंगी, तो ग्लोबलाइजेशन हुआ, उससे आपका कंट्री डेवलप हो रहा है, बट सबको इक्वल बेनिफिट नहीं मिल रहा ना, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सबको इक्वली नहीं हो रहा। सो राइट आंसर विल बी सी हियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का फायदा नहीं। देखो, ग्लोबलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉब क्रिएशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज देयर? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? देखो, टेक्निकल ट्रांसफर तो हो रहा है, जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ग्लोबलाइजेशन आपकी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी ला सकती है, वो थोड़ी आपकी सरकारों को जोड़ कर रख सकती है कि ये सरकार नहीं जाएगी, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो पॉसिबल नहीं है। सो राइट आंसर इज सी, दिस इज नॉट अ बेनिफिट। Next question is asking here, globalization helps in ensuring various economic and social benefit to dash. किसको दे रहा है social और economic benefits? Laborers को, consumers को, producers को।
It ensure various economic and social benefits to whom, which of the following? The laborers, the consumers, the producer. तो right answer is D, सभी को तो कर रहा है. It ensure सभी इकोनॉमिक सभी सोशल बेनिफिट्स जो हैं जिस लेवल पे रिक्वायर्ड है उसको मिले. तो लेबरर्स को भी मिल रहा है यहाँ पे, कंज्यूमर्स को भी मिल रहा है, प्रोड्यूसर्स को भी मिल रहा है. इक्वल नहीं मिल रहा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यस इट इज़ अवेलेबल टू ऑल. सो राइट आंसर होगा डी. नेक्स्ट में बात करूँ तो ग्लोबलाइजेशन कॉज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग. ग्लोबलाइजेशन का इसके के वजह से इनमें से कौन सा कॉज हुआ है? ईजी मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड सर्विसेज, इंक्रीजिंग द इंटरनेशनल ट्रेड, कंपनीज ईजिली ऑपरेटिंग इन वेरियस कंट्रीज. So globalization caused which of the following? A, B, C और D. तो देखो easy movement of goods and services तो हो रहा है. अब आपका डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट में डिफरेंस नहीं है. सेकेंड इज ऑल्सो देयर इंक्रीजिंग इंटरनेशनल ट्रेड है आपकी कंट्री में. थर्ड इज ऑल्सो देयर कंपनी ईजिली ऑपरेट कर रहे हैं वेरियस कंट्रीज में. सो राइट आंसर इज व्हाट? डी, ऑल ऑफ दी अबव. राइट आंसर आपका क्या होगा? डी होगा. चलिए. Good evening everyone, welcome to official YouTube channel of Officer Sunday 24/7. How are you all? So welcome to this session, and as you know the back to basic series we are continuing in which हम discuss कर रहे हैं आपका particular chapter regarding your particular topic, जहाँ पे conceptual understanding के साथ साथ हम cover कर सकें आपका proper basics of the economics जो हम cover करने वाले हैं. So in this particular session I will be discussing for your topic ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ये हम डिस्कस करेंगे. अगर मैं बात करूँ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडिया की, तो कल इस पर्टिकुलर यूनिट का पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द पार्ट 1. अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट पार्ट जहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया था कि फ्रॉम वेयर द ग्लोबलाइजेशन हैव केम, ग्लोबलाइजेशन आया कहाँ से है, होता क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इसके क्या बेनिफिट्स या डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी. उसी को आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे इन दिस पर्टिकुलर सेशन. चलिए. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझना है अबाउट द ग्लोबलाइजेशन इज़ दैट कि ग्लोबलाइजेशन जो है हमारा, इट्स नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, है ना. ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट या फिर एलपीजी पॉलिसी जब हम बात करें, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एलपीजी पॉलिसी, तो वो फील लाइक यार एलपीजी पॉलिसी ने इंडिया के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज करी, एंड दैट्स ट्रू. काफ़ी सारी चीज़ें हमारी कंट्री में इट बिकेम बेटर बिकॉज ऑफ द एलपीजी. हमें सबसे पहली चीज़ जो मैंने कल भी आपको बताया था, द फर्स्ट थिंग वी हैव गॉट वॉज कि हमारे पास फॉरेन इन्फ्लो आने लगा, फॉरेन कैपिटल इन्फ्लो आने लगा, है ना. कैपिटल इन्फ्लो एक ऐसी चीज़ थी जिसने इंडियन इकोनॉमी को उस टाइम पे स्टेबल किया, उसको संभाला, बिकॉज हम ऑलरेडी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में चल रहे थे. बट इसके अलावा भी ग्लोबलाइजेशन ने कंज्यूमर्स के लिए, लेबरर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, सब के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव बेनिफिट्स हमें दिए. बट इसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो देखने को मिला वो था कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस कहीं ना कहीं आपका जो डोमेस्टिक बिजनेसमैन है, आपका जो डोमेस्टिक बिजनेस है, ये इम्पैक्ट हो रहा था, है ना. ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस तो काफ़ी सारे हैं, बट इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हमें देखने को मिले. और वो डिसएडवांटेज स्टार्ट हुआ हमारा इस चीज़ से कि ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट आने लगा. कुछ समय बाद हमारी कंट्री में डोमेस्टिक बिजनेसमैन जो थे उनके बिजनेस डाउन होने लगे, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन सीन. तो डोमेस्टिक बिजनेसेस को जो लॉस हो रहे हैं, इस लॉस से बचाने के लिए, है ना, इस लॉस से बचाने के लिए IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी, नहीं सुना होगा. IMF क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मेंबर कंट्रीज को इकोनॉमिक क्राइसिस, BOP क्राइसिस में हेल्प आउट करता है. वर्ल्ड बैंक एंड IMF दोनों को ही ट्विन सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, बट अगर मैं बात करूँ दोनों की, तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करते हैं. वर्ल्ड बैंक हेल्प आउट करता है आपकी कंट्रीज़ को फॉर द कंस्ट्रक्शन, फॉर द डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट, पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए. ये वर्ल्ड बैंक की हेल्प है जो अपनी मेंबर कंट्रीज को प्रोवाइड करता है टू डेवलप, टू रीडेवलप एंड टू सिंपली रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री. इसी के अलावा अगर मैं IMF की बात करूँ तो IMF हेल्प आउट करता है कंट्री को फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे. जब भी किसी भी कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस है
या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आप इसको बोल दो, इकोनॉमिक क्राइसिस आप बोल दो। तो जब कंट्री के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है तब आपको हेल्प आउट कौन करता है? IMF हेल्प आउट करता है। तो दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है। वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पॉजिटिव माना जाता है, IMF से लोन लेना नेगेटिव माना जाता है, बिकॉज ये आपको इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर लोन दे रहा है। तो इट रिप्रेजेंट्स कि इंडिया या कोई भी कंट्री जो IMF से लोन लेने जा रहा है, दे आर इन ट्रबल। ठीक है, चलिए, तो IMF ने कहा बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन अगर आपका डोमेस्टिक बिजनेस जो है लॉस बियर कर रहा है तो आप क्या करो, आप कुछ पर्टिकुलर क्या लगा दो, रेस्ट्रिक्शंस लगा दो। आप कुछ पर्टिकुलर ऐसे मेजर्स यूज कर लो जो आपके इस लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प करें, या आपका ग्लोबलाइजेशन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आने से रोके, या अगर आ गया है तो उसके इम्पैक्ट को कम करे। ऐसा कुछ आप करो। और ऐसा कुछ करने के लिए क्या हुआ, फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया डीग्लोबलाइजेशन। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप देख लो ना, वी वांट इंडिया टू बिकम सेल्फ रिलायंट। हम चाहते हैं इंडिया एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बन जाए। सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनने का मतलब आत्मनिर्भर, आप खुद प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, आप चाह रहे हो फर्स्ट डेवलप इंडिया। तो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ डीग्लोबलाइजेशन पैटर्न। तो डीग्लोबलाइजेशन का मतलब जो आपने इकोनॉमी ओपन कर दी है ना, यू हैव लिंक ईच एंड कंट्री विद ईच अदर, आपने इंटरकनेक्टेडनेस बना दिया है वर्ल्ड इकोनॉमीज में। तो उसी को यहाँ पर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज नोन एज डीग्लोबलाइजेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, डीग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। अब चलो यहाँ से समझते हैं हम क्या आज का टॉपिक होगा। तो सबसे पहली चीज, इसी डीग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड हम कुछ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर यूनिट नंबर 6 IEIFS मॉड्यूल ए का, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। क्लास नंबर जो टोटल है हमारी 17 है। इसके पहले वाली क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट इज अवेलेबल। आपका ऑफिस 24/7 यूट्यूब पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। सारी वीडियोस की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। डू मेक श्योर आप एक बार चेक कर लें। चलिए, सो दिस इज द यूनिट नंबर 6। इसके बाद जो यूनिट है ना वो भी इसी से रिलेटेड है, और आई कैन से यूनिट नंबर 7 से ही यूनिट नंबर 6 निकल के आया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, LPG, जो हमने कल थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया था, और यहीं से आपका ग्लोबलाइजेशन हमने उठाया है। ठीक है, मॉड्यूल 1 की बात हम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज इट, ग्लोबलाइजेशन इन रिवर्स गियर, द थ्रेटेंड री एमर्जेंस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। ग्लोबलाइजेशन आप क्या बात कर रहे हो यहाँ पे, इन रिवर्स गियर। जैसे हम रेपो रेट की बात करते हैं, रेपो रेट मींस RBI इज गिविंग लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड। रिवर्स रेपो क्या हो जाता है, RBI लोन ले रहा है ना। तो यहाँ पे सेम चीज है, ग्लोबलाइजेशन रिवर्स गियर में है। ग्लोबलाइजेशन जब आपने किया, इकोनॉमी को ओपन कर दिया, जिससे चाहे उससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब आप जब रिवर्स गियर में कर रहे हो, यानी कि आप डीग्लोबलाइजेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे आप देखो द थ्रेटेंड री एमर्जेंस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म क्या है, यू आर प्रोटेक्टिंग योर कंट्री फ्रॉम दोज काइंड्स ऑफ थ्रेट जो आपके ग्लोबलाइजेशन की वजह से थे। ऐसे थ्रेट्स जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपकी कंट्री में देखे जा रहे थे, उन्हीं से अपनी कंट्री को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो, प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स यूज कर रहे हो। इस प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स को हम डीग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सो डू नॉट बी कंफ्यूज्ड, आपका प्रोटेक्शनिज्म मेजर हो या फिर आपका डीग्लोबलाइजेशन हो, दे बोथ आर सेम, है ना, दोनों ही क्या है आपके, सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपका, सो ड्यूरिंग इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, globalization has always taken a hit as WTO regulations allow governments to practice trade protectionism measure to preserve national interests within specific limits. तो फिर यहाँ पर WTO, जैसे हमने कहा ना IMF हेल्प आउट कर रहा है, वैसे ही अब WTO ने भी आके कहा, WTO ने कहा कि आपके कुछ ऐसे रेगुलेशंस सरकार को अलाउ किए जाते हैं कि सरकार अपनी अपनी कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन मेजर्स को हम प्रोटेक्शनिज्म मेजर कहेंगे, जो हेल्प आउट करेगा कंट्री को, है ना, अपने नेशन के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए। आपका नेशनल इंटरेस्ट जो है, आपके देश के हित में आप काम करोगे ना। हर एक पॉलिसीज जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है, हर एक पॉलिसीज जो हम चाहते हैं हमारी कंट्री में हो, हम यही चाहते हैं हमारे हित में आए, हमारी कंट्री के हित में आए। तो वो सब जो आप यहाँ पर लेकर आ रहे हो नेशनल इंटरेस्ट, वो एक विद इन स्पेसिफिक लिमिट्स में आपको करने के लिए अलाउ कर दिया गया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, डीग्लोबलाइजेशन या फिर प्रोटेक्शनिज्म। तो इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जब आया तो ग्लोबलाइजेशन
always have taken a hit at WTO regulations, है ना, जो आपका WTO ने अलाउ किया है। किसको अलाउ किया है? आपकी गवर्नमेंट को अलाउ किया है कि प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अपनी अपनी कंट्री में व्हेनेवर यू फील लाइक कि नेशनल इंटरेस्ट से बाहर जा रहा है, कि जो काम आप ग्लोबलाइजेशन के अंदर देख रहे हो वो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है, ये जो काम है, ये आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है उससे बाहर जा रहा है। इन दैट सिचुएशन आप क्या कर सकते हो? ग्लोबलाइजेशन को डी ग्लोबलाइजेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्शनिज्म मेजर। चलिए आगे अगर हम बात करें तो जो प्रोसेस है रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी एंड इंटीग्रेशन अमंग्स पर्टिकुलर यूनिट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इज नोन एज डी ग्लोबलाइजेशन। अभी हम डिपेंडेंट हो रहे थे, हम कैपिटल के लिए फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट हैं, हम लेबर्स के लिए डिपेंडेंट हैं, हम लेट्स से फॉर एग्जांपल टेक्निकल एडवांसमेंट के लिए डिपेंडेंट हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर बिकॉज ऑफ व्हिच वी आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन कंट्रीज। और यही ग्लोबलाइजेशन था। ग्लोबलाइजेशन क्या है? टू लिंक इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमीज। आप अपनी कंट्री को बाकी कंट्रीज के साथ लिंक कर रहे हो, और जब आप ये लिंक कर रहे हो इन दैट सिचुएशन यू विल फाइंड आउट कि आप डिपेंडेंट बन रहे हो उनके ऊपर। जैसे कि आपको याद हो, अगर हम पेड क्लासेस में आप हो हमारे साथ, तो हमने पढ़ा था फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जब हम फेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो यू कैन सी उस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हमने ये पढ़ा कि आपका जो कंट्रीज हैं वो डिपेंडेंट हो रही हैं, है ना, जो कंट्रीज हैं वो क्या हो रही है? डिपेंडेंट हो रही है एक दूसरे के ऊपर, बिकॉज अब आप रिसोर्सेज चाहिए, कैपिटल चाहिए, फंड्स चाहिए, वट एवर यू नीड यू आर टेकिंग फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, है ना। तो जब डेवलपमेंट हमने देखा तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो ठीक है हमने ग्लोबलाइजेशन किया और वहाँ से रिसोर्सेज लेकर आ गए। तो सिंपली वही चीज़ बोल रहे हैं कि अब जब आप जोड़ रहे थे तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, जब आप अलग करोगे तो दैट विल बी डी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, डिपेंडेंसी कम कर रहे हो। इट इज़ कॉमनली यूज्ड टू कैरेक्टराइज हिस्टोरिकल एरास इन विच इकोनॉमिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज कोलैप्स। ठीक है, अब ये कॉमनली क्या है? कैटेगराइज कर रहा है आपके हिस्टोरिकल एरास को, है ना, जहाँ पे इकोनॉमिक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज जो है वो कोलैप्स हुए। ठीक है, तो आपका जितना भी ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है कंट्रीज के बीच में, वो कोलैप्स हो रहा है बिकॉज आप डी ग्लोबलाइजेशन कर रहे हो। लाइक अगर मैं बात करूँ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आपका 7-8 में जो आया था, बिकॉज ऑफ दिस अब आपका क्राइसिस स्टार्ट एक कंट्री से हुआ था, इम्पैक्ट पूरे ग्लोब पे आया, रीजन बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। आप ग्लोबलाइजेशन कर चुके थे, एवरी कंट्री वाज लिंक्ड टू ईच अदर। तो वही चीज़ है आपका जो इकोनॉमिक ट्रेड्स हैं कंट्री में, जो इंटरकनेक्टेडनेस हमने बढ़ाया था उसी को हम अलग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा व्हेन अ गवर्नमेंट एनैक्ट्स लॉ दैट रेस्ट्रिक्ट when a government enacts law that restrict or prohibit international trade, it is participating in protectionism and protectionist measures frequently attempt to protect home producers and workers from foreign competition. Now what does means कि जब भी सरकार लॉ एनैक्ट कर रही है, ये रेस्ट्रिक्ट करता है, प्रोहिबिट करता है किसको? इंटरनेशनल ट्रेड को। ठीक है, और ये क्या है? आप पार्टिसिपेट करवा रहे हो प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स में, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स में, जो हम फ्रिक्वेंटली अटैम्प्ट कर रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए आपके होम प्रोड्यूसर्स को, यानी कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को, वर्कर्स को फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। याद है आपको कल मीन्स लास्ट वाली क्लास में जो कल हुई थी, मैंने आपको बताया था FDI इन सिंगल ब्रांड रिटेल और मल्टी ब्रांड रिटेल अलग अलग है। सिंगल ब्रांड रिटेल की अगर मैं बात करूं तो आपका 100% है, मल्टी ब्रांड में आपका 51% है। रीज़न क्या है? फॉरेन कंपटीशन ना, आपके जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, इनको कंपटीशन की वजह से लॉस हो रहा है जब से ग्लोबलाइजेशन हो। तो इन्हीं को सिक्योर करने के लिए हम क्या लेकर आए? हमने कहा कि FDI लिमिट्स को एक सर्टेन लिमिट तक रखते हैं। दूसरा हम बोल रहे हैं इनको बचाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोटेक्शनिज्म मेजर यूज़ करेंगे जिसके थ्रू इनका जो लॉस है वो कवर अप किया जा सके। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। चलिए अब प्रोटेक्शनिज्म इतनी देर से हम बात करें, प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स लेकर आएंगे जिसके थ्रू डी ग्लोबलाइजेशन करेंगे, डिपेंडेंसी फॉरेन मार्केट्स पे कम कर देंगे। तो ये है क्या? ये है आपके 3 मेन फॉर्म्स। प्रोटेक्शनिज्म जो है वो 3 मेन फॉर्म्स में होता है। पहला टैरिफ्स, दूसरा इंपोर्ट कोटास, थर्ड नॉन टैरिफ बैरियर्स। ये 3 हैं आपके मेनली फोर्सेस प्रोटेक्शनिज्म के। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है? इंटरकनेक्टेडनेस को कम करना है ना, टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस लगा दो। टैरिफ मींस टैक्स, ड्यूटीज, ये सब बढ़ा दो। तो अब आपने कहा कस्टम ड्यूटी बढ़ गई
है ना। अब आप बोल रहे हो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट को डंप यहाँ किया जा रहा है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ा दो, तो दिस इज व्हाट, टैरिफ बैरियर्स आपने लगा दिए, रेस्ट्रिक्शंस, ट्रेड जब आप कर रहे हो ड्यूटीज पे, टैक्सेस पे रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा देना, दैट्स अ टैरिफ बैरियर्स। इंपोर्ट कोटास पे रेस्ट्रिक्शन आपने लगा दिया। अब तक आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो, लॉट ऑफ थिंग यू आर इंपोर्टिंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज, है ना, तो उस पर आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, बिकॉज उसमें एक रेस्ट्रिक्शन लगाने से आप जो परचेज करेंगे अपने प्रोडक्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर से परचेज करेंगे। देन थर्ड, नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब टैक्स, नॉन टैक्स तो आ गया टैरिफ के अंदर, नॉन टैरिफ में क्या आएगा, नॉन टैरिफ में आएगा आपका जो हमने लाइसेंस राज, परमिट राज, कोटा राज को ख़त्म किया था, रेस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया था, उनको धीरे धीरे फिर इंट्रोड्यूस कर दिया कि अगर अब आप MNC कोई इंडिया में आना चाहता है फ्रॉम द अदर कंट्री, उनको इन डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होगा, उनको इन मिनिस्ट्रीज़ के अंडर में आना होगा, अ लॉट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस है, वो सारी चीज़ें आपने इंट्रोड्यूस कर दी, तो वो क्या होगा, नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो टैरिफ बैरियर्स जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस आप लगा रहे हो टैक्सेस ड्यूटीज़ के फॉर्म में, इंपोर्ट कोटास जो गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट हो रहे हैं उन पे आप लगा रहे हो, नॉन टैरिफ बैरियर्स ऐसे बैरियर जहाँ पे आपने रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिए। So the protectionism results in decline in the trade, price rise, and the necessity for provision of subsidy for protected industries. तो आपने जो प्रोटेक्शनिज्म रिजल्ट यहाँ पे दिया है ना, प्रोटेक्शनिज्म का जो रिजल्ट है वो आपके ट्रेड को डिक्लाइन कर देता है, आपके प्राइस राइज जो है वो डिक्लाइन हो गए। अब देखो जब आप इंपोर्ट कर रहे हो, है ना, फॉरेन करेंसी की वैल्यू, फॉरेन एक्सचेंज आपका बढ़ता जा रहा है, $1 कभी 70 था, 80 हो गया है आज फॉर एग्जांपल, तो क्या हुआ, आपका इंपोर्ट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ना आपकी कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स सेल्स हो रहे हैं उसके प्राइस को बढ़ा देगा, एंड दैट्स वाई आपका क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आपकी ट्रेड डिक्लाइन कर रहा है, प्राइस जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, और जो नेसेसिटी प्रोविजंस हैं सब्सिडी के लिए फॉर प्रोटेक्टिंग इंडस्ट्रीज वो भी आपको हेल्प आउट कर रहा है। तो सम जॉब्स इन दीज इंडस्ट्रीज मे बी सेव्ड बट द जॉब्स इन अदर इंडस्ट्रीज आर लाइकली टू बी लॉस्ट। तो अब ऐसा नहीं हर जगह पे हो रहा है, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जहाँ पे जॉब्स बढ़ेंगी, कुछ ऐसी होंगी जहाँ पे कम हो जाएंगी, बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस, आप पूरा 100% डिपेंडेंसी खत्म नहीं कर सकते, है ना। आप किसी एक जगह में आपने इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया है, आप उस चीज़ को खत्म, उस चीज़ की डिपेंडेंसी खत्म कर दोगे, बट अदर्स तो करनी पड़ेंगे जिसका सब्सटीट्यूट आपके पास नहीं है ना। तो कुछ जगह पे अब देखो ऑब्वियस सी बात है, डी ग्लोबलाइजेशन होगा, प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स आप यूज़ कर रहे हो तो इम्पैक्ट जॉब्स पे भी तो आएगा, कैपिटल इनफ्लो के ऊपर भी तो आएगा। जब कैपिटल इनफ्लो कम हो रहा है, जॉब्स कम हो रही हैं, तो लोगों के पास पैसा कम होगा, पर कैपिटल इनकम कम होगा, नेशनल इनकम कम होगा, तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, उससे का इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, आपके एम्प्लॉयमेंट पे। तो कहीं जॉब्स बढ़ेंगी, कहीं पे जॉब्स कम होंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी बिकॉज ऑफ द डी ग्लोबलाइजेशन या आप बोल दो प्रोटेक्शनिज्म मेजर। तो अगर कहीं पे डी ग्लोबलाइजेशन लिखा हो और कहीं पे प्रोटेक्शनिज्म मेजर लिखा हो तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं सेम टॉपिक के ऊपर जो हमने डिस्कस किया है। एंड बिफोर दैट ऑलवेज रिमेंबर कि व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग सर्टेन क्वेश्चंस तो हमेशा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जाओ और एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। एलिमिनेशन मेथड मीन्स फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि कंफर्म रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटेक्शनिज्म मेजर, इनमें से कौन सा प्रोटेक्शनिज्म मेजर नहीं है। इंक्रीज्ड टैरिफ, इंक्रीज्ड कोटा, नॉन टैरिफ बैरियर्स, इंक्रीज्ड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो ये डेफिनेट एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो देखा जा सकता है इन द पेपर, क्योंकि देयर आर 3 प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स, हमें ये पता है कितने हैं टोटल, 3 हैं, इनमें से कौन सा नहीं वो पूछा। या तो हो सकता है स्टेटमेंट बेस में आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले या फिर वन लाइन में इसी तरीके से पूछ ले, है ना, बट यस डू मेक श्योर कि ये तीनों प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स आपको याद हो, ठीक है। सो टैरिफ बैरियर्स हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हैं, इम्पोर्ट कोटाज भी हैं, बट इंक्रीज्ड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। सो राइट आंसर विल बी डी, डी इज नॉट वन ऑफ द प्रोटेक्शनिज्म मेजर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, Which sector experienced the least profit due to effect of globalization? ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें least profit देखा गया है due to what? Globalization। अब देखो आपको याद होगा हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था कि globalization के benefits unequal है ना, globalization से unequal benefits आपको हो रहे हैं, वो एरिया वाइज भी हो रहे हैं, वो सेक्टर वाइज भी हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा फायदा जो हुआ है वो हुआ है सर्विस सेक्टर को,
मैक्सिमम बेनिफिट या प्रॉफिट किसी सेक्टर को मिला है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, तो वो तो हुआ है सर्विस सेक्टर को। और सबसे कम प्रॉफिट जो मिला है वो है एग्रीकल्चर। मिनिमम बेनिफिट देखा गया है एग्रीकल्चर, बिकॉज रीजन आप समझ ही सकते हो, एग्रीकल्चर सेक्टर है आपका ये, तो ऑब्वियसली रूरल एरियाज है ना, और यहाँ पे आपका इम्पैक्ट जो फ्लो ऑफ कैपिटल जाना था या फिर जो इंडस्ट्रीज होने चाहिए थे, प्लांट्स होने चाहिए थे, वो नहीं मिले है ना। तो इनके ऊपर क्या नहीं हुआ, बेनिफिट्स तो मिला, ऐसा नहीं कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला, बेनिफिट मिला, पर प्रॉपरली आपकी रिक्वायरमेंट जो थी है ना, कंपैरेटिवली अदर सेक्टर्स यहाँ पे कम रहा है। तो राइट आंसर विल बी सी। सबसे कम हुआ है आपका एग्रीकल्चर, सबसे ज़्यादा हुआ है सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर ने ग्रोथ मेनली ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही करी थी, क्योंकि आपको कैपिटल इनफ्लो मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट, ओपनिंग एंड इम्प्रूविंग द इकोनॉमी विद अदर मेजर इकोनॉमीज टू टेक इट टू द इंटरनेशनल लेवल इज नोन एज। आप अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो है ना, अदर मेजर इकोनॉमीज के साथ साथ, और उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जा रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? Is it a privatization, liberalization, globalization or none of the above? A very simple question, globalization। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन होगा। चलिए नेक्स्ट, the process of reducing dependency and integration amongst particular units throughout the world is dash, है ना। तो जो प्रोसेस है रिड्यूस करने का डिपेंडेंसी को, इंटीग्रेशन को, among the particular units थ्रू आउट द वर्ल्ड इज वॉट, आप अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहे हो थ्रू आउट द वर्ल्ड कुछ यूनिट्स में, आपका जो इंटरकनेक्टेडनेस था, इंटीग्रेशन था, उसको कम कर रहे हो है ना। पर्टिकुलर ऐसा नहीं सब जगह पे, किसी किसी जगह पे करो, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, कहीं पे फायदा होगा, कहीं पे नुकसान होगा। तो ये क्या कहलाएगा? रीग्लोबलाइजेशन, रिवॉल्यूशन, प्रोटेक्शनिज्म या फिर डीग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर विल बी डीग्लोबलाइजेशन। अब अगर आप ये बोलो कि मैम प्रोटेक्शनिज्म क्यों नहीं है, सो प्रोटेक्शनिज्म आर द मेजर्स, प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो मेजर्स हैं। ये पूछ रहा है जब आप रिड्यूस कर रहे हो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? रिड्यूस करने की प्रोसेस तो डीग्लोबलाइजेशन होगा ना। अब जब रिड्यूस कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसके लिए जो मेजर्स आप यूज कर रहे हो वो प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी डी। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ऑफिसर्स अरे 24/7। हाउ आर यू ऑल? एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, यहाँ पे इस ऑडियो वीडियो बोथ आर ओके, आर वी गुड टू गो? सो ये पर्टिकुलर सेशन है हमारा पूरा सीरीज रिगार्डिंग योर IE/IFS बैक टू बेसिक सीरीज इट इज़, और आज हम पहुँच चुके हैं 18th नंबर क्लास पे, यानी कि आज की जो हमारी क्लास होने वाली है दिस विल बी 18th क्लास। ओवरऑल आपका ये 18th क्लास है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई टॉक अबाउट यूनिट नंबर 7 की आज हम बात करेंगे, और यूनिट नंबर 7 है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ, जो हमने आपका ग्लोबलाइजेशन यानी कि यूनिट नंबर 6 में बात करी थी। आज इन डिटेल हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। बिफोर दैट आई विल बी योर मेंटर फॉर IE/IFS अमनजोत कौर। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी लोग ऐसे हैं जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं, सो एज आई हैव टोल्ड यू 18 क्लासेस हमारी हो चुकी है। इट मीन्स सॉरी दिस इज द 18th क्लास, 17 क्लास हमारी हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो डू मेक श्योर आप प्लेलिस्ट चेक कर लो, वहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, एंड स्टार्ट वॉचिंग योर सेशन फ्रॉम फर्स्ट क्लास। ठीक है, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि हम बेसिक्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या है हमारा IE/IFS का सब्जेक्ट। यहाँ पे अगर मैं आगे बात करूँ तो यू कैन सी इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर 7, क्लास नंबर 18, और मॉड्यूल ए जो है आपका उसके अंदर हम इसको कवर करेंगे, दैट इज द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 विच चेंज्ड इंडिया, यू कैन सी। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 का हमारा हुआ है, इट एक्चुअली चेंज द इंडियन इकोनॉमी, इट एक्चुअली चेंज एवरीथिंग। ना सिर्फ हम बोलें कि प्रोडक्शन चेंज हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स चेंज हुए हैं, आपका बैंकिंग सेक्टर से लेकर ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स जो हैं वो इम्पैक्ट हुए हैं, चेंज हुए हैं ड्यू टू दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। तो लास्ट जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारी कंट्री में हुआ था, या जो लास्ट इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी कंट्री में आई थी, इट वाज द ईयर 1991। अब क्यों इसको लेकर आए थे, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या था, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ योर मॉड्यूल ए। मॉड्यूल ए के अंदर टोटल 11 यूनिट्स हैं, उसमें से आज हम डिस्कस करें यूनिट नंबर 7, दैट्स द इकोनॉमिक रिफॉर्म, और आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म,
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं आपके ऑलमोस्ट हर सेक्टर में आए। आप बैंकिंग रिफॉर्म्स देख लो, आप फाइनेंशियल रिफॉर्म देखो, मनी मार्केट रिफॉर्म है, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म है, आपका लेट्स से फॉरेक्स मार्केट रिफॉर्म है, आपका इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हैं, आपके प्रोडक्शन रिफॉर्म्स हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। हर एक सेक्टर में, हर एक जगह पर आपको रिफॉर्म्स, चेंजेस देखने को मिलेंगे रूल्स रेगुलेशंस के अंदर। सो जब हम यहाँ पे बात करते हैं चेंजेस की, रेगुलेशंस की या रिफॉर्म्स की, तो रिफॉर्म्स का मतलब होता है बदलाव, सिर्फ चेंजेस करना। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हमारी कंट्री में हुआ था, ये हुआ था 1991 में, जैसे कि अभी हमने देखा। और ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था, इसको हम LPG पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, दिस इज़ द इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब अगर मैं बात करूँ LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, या मैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलूँ या मैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलूँ, सब कुछ एक है। बट ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट वाज द नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म। ज़रूरत क्या थी इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की? अच्छा, इस सीरीज़ में हम कर क्या रहे हैं, हम पहले से थोड़ा सा कंटेंट डिस्कस करेंगे इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन। थोड़ा बहुत कंटेंट हम डिस्कस करेंगे अबाउट योर टॉपिक जो भी हम उस दिन पढ़ रहे होंगे, एंड इन द एंड सेम टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आज भी मैं कुछ अराउंड आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो सेम टॉपिक पे हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कंटेंट को समझकर आप ये भी समझ जाओ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज, है ना, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलिए, नीड की बात करें तो सबसे पहला रीज़न इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने का था हमारा फिस्कल डेफिसिट। कंट्री में जो फिस्कल डेफिसिट है, इट वाज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। आपकी कंट्री में फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा था। फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो बजट के अंदर जो सरकार का लॉस होता है वो होता है बजटरी डेफिसिट। हमारी फिस्कल पॉलिसी भी हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है IEIFS के। फिस्कल पॉलिसी में टोटल जो हम देखते हैं आपके डेफिशिट्स होते हैं 5 टाइप के होते हैं। उसमें से बजटरी डेफिसिट होता है बजट में घाटा होना। बजट में घाटा कब होगा? जब आपका ओवरऑल एक्सपेंडिचर ओवरऑल इनकम से ज़्यादा हो, तो वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने की वजह से घाटा हो गया। बजट लॉस में जाने के बाद सरकार को रिसोर्सेज ऑफ फंड, यानी कि सोर्सेज ऑफ फंड ढूंढना पड़ता है कि ऐसा कौन सा सोर्स है जहाँ से हमें फंड्स मिल जाएं ताकि हम उसी डेवलपमेंट को आगे कंटिन्यू कर सकें। और वहाँ पे हमें ज़रूरत मिलती है बोरो करने की फ़ंड, और वहीं से बन जाता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। इट मीन सरकार के ऊपर जो लाइबिलिटीज़ थी लोन को चुकाने की, वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही थी और गवर्नमेंट कैपेबल नहीं थी वो लोन वापस करने के लिए। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी किसकी? LPG पॉलिसी लाने की। तो पहली रीज़न, सरकार के ऊपर बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जो गवर्नमेंट कैपेबल नहीं थी रीपे करने के लिए। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो रीज़न था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। वन ऑफ द रीज़न वॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है मैं बता चुकी हूँ आपको ग्लोबलाइजेशन के अंदर भी, शॉर्ट में यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है एक सिस्टमैटिक स्टेटमेंट आपके सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। एक साल के अंदर इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ है उसका जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है उसको हम बोलते हैं आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मीन्स एनी ट्रांजैक्शन विच इज़ रिलेटेड टू मनी, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस, ग्रांट्स हो गया आपका, या फिर मैं बोल दूँ टूरिस्ट हो गए आपके, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ये सब कुछ मिलाकर जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में एक फाइनेंशियल ईयर में हुआ है उसी का एक सिस्टमैटिक स्टेटमेंट हमारा कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आने का मतलब क्या हुआ? आपका आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है, इनफ्लो कम हुआ है। आउटफ्लो ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? आपकी कंट्री से पैसा ज़्यादा बाहर गया है और आया कम है। दैट्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड रीज़न था इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई कंट्री में कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही थी। इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब क्या था? प्राइजेस बढ़ना। और हम गैलोपिंग स्टेज पे आ गए थे। गैलोपिंग स्टेज इज़ दी वार्निंग स्टेज। अगर आप गैलोपिंग स्टेज में पहुंच चुके हो तो रिस्क है ना। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो इन्फ्लेशन आपके हाथ से आगे बढ़ जाएगा, है ना। सो दैट्स व्हाट द इन्फ्लेशन आपका 16% के आसपास पहुंच चुका था। दैट वाज द रिस्की सिचुएशन। फोर्थ रीज़न था हमारी कंट्री में इनके अलावा, इन्फ्लेशन बढ़ने के अलावा, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो थे वो गिर रहे थे एंड इट रिमेंड ओनली फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्ते के लिए हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स थे और ये कंटिन्यूसली गिर रहे थे। अगर 2 हफ्ते के बाद हम बात करें तो हम कैपेबल नहीं होते फॉर पेइंग आर इम्पोर्ट बिल्स। जो भी चीज़ें आप इम्पोर्ट कर रहे हो, बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड, उसका पेमेंट आपको फॉरेन करेंसी में ही करना पड़ेगा। इट्स वेरी ऑब्वियस। और वो करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता आफ्टर दिस 2 वीक ड्यूरेशन।
ठीक है। देन आता है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रीज़न जो था हमारा यहाँ पे था गल्फ वॉर। गल्फ वॉर हुआ था। गल्फ वॉर की वजह से क्या हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ गए, और इंडिया तब भी और आज भी सबसे ज़्यादा किसी कमोडिटी का इंपोर्ट करता है तो वो क्रूड ऑयल है। हम डिपेंडेंट है फॉरेन मार्केट्स के ऊपर, गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर। तो उस टाइम पे गल्फ वॉर की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा, और क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने की वजह से आपकी कंट्री के ऊपर और बर्डन आ गया, क्योंकि आपके पास और फॉरेन करेंसी रिजर्व कम होने लगे। ठीक है। देन सिक्स्थ अगर हम बात करें, जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, सरकारी कंपनियां थी, दे वर इन द वर्स्ट फाइनेंशियल सिचुएशन। इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी बहुत बुरी थी। पैसा नहीं है, जॉब्स कैसे क्रिएट करेंगे, चलो जिनको जॉब दे दी उनको सैलरी नहीं दे पा रहे, आपका प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे इस कारण। सो ये सारी चीज़ें आपका था। अब ये सारी चीज़ें देखते हुए इन द एंड हम पहुँचे, हम मतलब इंडिया पहुँची वर्ल्ड बैंक एंड IMF के पास। वर्ल्ड बैंक एंड IMF से जब हम हेल्प मांगने पूछे तो इन्होंने क्या किया, कंडीशन रखी कि आपको हेल्प चाहिए हम करेंगे, हम लोन देंगे, बट देयर इज़ अ कंडीशन दैट कि आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म करना होगा। इफ़ इंडिया वांट्स कि हम आपकी हेल्प करें तो आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म बदलाव लाने होंगे, और ये था यहाँ पे इनकी कंडीशन, वर्ल्ड बैंक एंड IMF की कंडीशन। अगर मान लीजिए विदाउट कंडीशन यहाँ पे वर्ल्ड बैंक IMF लोन दे देते तो इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म LPG पॉलिसी आने के चांसेस नहीं थे, एटलीस्ट उस टाइम तो नहीं थे। सो दीज आर द 6 to 7 रीजंस जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ। इन्फ्लेशन था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, फॉरेन करेंसी रिजर्व गिर रहे थे, गल्फ वॉर स्टार्ट हो चुका था, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के पास फंड्स नहीं थे जॉब्स क्रिएट करने के लिए और एक्सेट्रा। वर्ल्ड बैंक IMF ने कंपल्शन रखा था कि अगर आप चाहते हो तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस द इकोनॉमिक रिफॉर्म, बिकॉज दे नो कि इंडिया के पास जो रिसोर्सेज है, जिस तरीके से इंडिया उन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, इन फ्यूचर आज हम लोन दे भी देते हैं तो इंडिया इसी सिचुएशन पे 10 साल बाद भी आके खड़ा हो जाएगा, बिकॉज ना तो वो रिसोर्सेज खुद यूज़ कर रहे हैं ना करने दे रहे हैं। सो इट विल क्रिएट अ इशू फॉर द कंट्री कि वो वर्ल्ड बैंक IMF का लोन भी वापस ना चुका पाए आफ्टर सर्टेन ईयर्स। इसीलिए फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ पे किया गया। ठीक है। सो दीज आर द रीजंस, दीज वर द रीज़न जो या फिर हमारी नीड थी जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना पड़ा। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म, आई होप ये याद रहेगा आपको। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म में हम क्या लेकर आए, हम लेकर आए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन सिंपली मीन्स टू रिमूव, है ना, टू रिमूव रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिमूव रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको कम करने की बात यहाँ पे की गई, है ना। रूल्स रेगुलेशंस को कम करने की बात की गई, रेस्ट्रिक्शंस को कम करने की बात की गई। जब हम बात करते हैं आपका लिबरलाइजेशन का, टू ईज रिफॉर्म्स, है ना, टू ईज नॉर्म्स, आपके नॉर्म्स को ईजी करता है। लिबरलाइजेशन ने लाइसेंस राज, परमिट राज, कोटा राज जो हुआ करता था कंट्री में, इसको हटा दिया, यानी कि अब कोई रेस्ट्रिक्शन कंट्री में नहीं रहेगा, है ना, किसके ऊपर, लाइसेंस, परमिट एंड कोटा से रिलेटेड। यानी कि मेकिंग बिजनेस और हैविंग बिजनेस और स्टार्टिंग बिजनेस इन इंडिया उसको ईजी बनाया जा रहा था रूल्स रेगुलेशंस को ख़त्म करके, कम करके। प्राइवेटाइजेशन अलाउड प्राइवेट फर्म्स टू वर्क इन इंडिया, अलाउड प्राइवेट फर्म्स टू वर्क इन इंडिया, है ना। और जब प्राइवेट फर्म्स को काम करने के लिए अलाउ किया तो इंडियन इकोनॉमी क्या बना, मिक्स्ड इकोनॉमी बन गया। नाउ इन इंडिया गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दे बोथ आर वर्किंग टुगेदर। ठीक है। तो इंडिया बिकेम व्हाट, इंडिया बिकेम द मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम कर रहे हैं। देन वी हैव अ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है, सिंपली टू लिंक इंडियन इकोनॉमी, टू लिंक इंडियन economy with world economies, with world economies। ठीक है, लिंक करना है इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमीज के साथ, ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन। और इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी बिकेम ओपन इकोनॉमी। ओपन हो गया मतलब आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप जितना चाहें उतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, दैट्स दी ग्लोबलाइजेशन।
ठीक है। तो आई होप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है समझ में आया होगा, और साथ ही में क्यों लेकर आए इकोनॉमिक रिफॉर्म ये समझ में आया होगा। बट यही नहीं है, इस चैप्टर में काफ़ी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, अलग अलग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ने होंगे। कैपिटल मार्केट की रिफॉर्म्स क्या हैं, मनी मार्केट की रिफॉर्म्स क्या हैं, इंश्योरेंस मार्केट की रिफॉर्म्स क्या है, सब हमें 1 बाय 1 पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं सर्टेन क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, दैट इज आस्किंग व्हाट वर द रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। क्या रीजन था? फर्स्ट इज सेइंग गल्फ वॉर, सेकेंड इज सेइंग नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, थर्ड इज सेइंग इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट। आप बताइए इनमें से आपको क्या लगता है? देखो गल्फ वॉर तो हुआ था जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े थे। सेकेंड नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्राइसिस होना, डेफिशिट होना एक ही बात है, नेगेटिव होना, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। पर क्या फिस्कल डेफिशिट इंक्रीज हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। तो राइट आंसर विल बी डी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑल वर द रीजंस जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आए, है ना। क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कीप आंसरिंग दी क्वेश्चन। अगर आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो तो रिकॉर्डिंग में भी कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर ज़रूर लिखें व्हेन यू आर सीइंग द क्वेश्चन, है ना। इससे हेल्प मिलेगा टू नो कि जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो क्या उसको अप्लाई करना, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज एबल, यू आर एबल टू डू दैट और नॉट, है ना, वो आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। चलिए, तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, दैट इज आस्किंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर पार्शियली एंटायरली टू द प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज। आप शिफ्ट कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर पे। पब्लिक सेक्टर मीन सरकार से लेकर आप प्राइवेट सेक्टर को वो दे रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? इज इट अ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और नन ऑफ द अबव? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दैट्स अ प्राइवेटाइजेशन। और इसी की वजह से इंडियन इकोनॉमी बिकेम व्हाट? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो प्राइवेटाइजेशन में सरकार की ओनरशिप, मैनेजमेंट या फिर अ सर्टेन कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, which is not one of the primary pillar, which is not one of the primary pillar of the 1991 economic reforms। इनमें से कौन सा, है ना, इनमें से कौन सा प्राइमरी पिलर ऑफ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म का नहीं है? ऑटोमेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। सो वी नो इकोनॉमिक रिफॉर्म आपका क्या था? एलपीजी, liberalization, privatization, globalization। so automation is not one of the part, है ना, आपका automation part नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट, which of the following concept was not a part of economic reforms under the new economic policy 1991? इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो पार्ट नहीं है इकोनॉमिक रिफॉर्म का अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? सेंट्रलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन? देखो सेंट्रलाइजेशन ना पावर होता है, सेंट्रलाइजेशन एक टाइप ऑफ पावर है जो हम पढ़ेंगे आगे। सेंट्रलाइज पावर को हम पढ़ेंगे जब हम प्लानिंग इन इंडिया को पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, जहाँ पे हम प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ आपका सेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइज्ड पावर की जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स एक ही अथॉरिटी है, वो ही प्लान बना रहा है, वो ही प्लान को आप तक पहुंचाएगा एंड यू हैव टू फॉलो दैट प्लान। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको उसमें सजेशंस दे सको या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे फीडबैक दे सको, कोई ऑप्शन नहीं है, यू जस्ट हैव टू फॉलो देयर प्लान। ठीक है, वो होता है आपका सेंट्रलाइज पावर। अब हम पूछ रहे हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का कौन सा पार्ट नहीं है, तो इट्स ऑब्वियस सेंट्रलाइजेशन पार्ट नहीं है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव ऑकर्ड इन इंडिया आफ्टर इट्स लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991? इनमें से क्या हुआ इकोनॉमिक पॉलिसी होने के बाद? इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जो आया हमारा, एलपीजी पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं, न्यू रिफॉर्म पॉलिसी भी हम बोलते हैं, उसके बाद इनमें से क्या देखा गया? फर्स्ट इज सेइंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज्ड, second is saying share of India's exports in the world trade increased, third FDI inflow increased, fourth India's foreign exchange reserve increased। अब आपको बताना है कि एलपीजी पॉलिसी के बाद या आई कैन से एलपीजी के अलावा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने के बाद इनमें से क्या क्या देखा गया। तो आपको याद होगा ग्लोबलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें ये हुआ कि हमें फॉरेन कैपिटल मिला।
तो इट मीन्स FDI का इन्फ्लो इंक्रीज हुआ, ये तो बिल्कुल सच है ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेंगे क्योंकि आपका बाहर से कैपिटल आ रहा है तो फॉरेन करेंसी में ही आ रहा होगा, ये भी बढ़ गया है। एक्सपोर्ट्स हम करने लगे हैं ज़्यादा, और हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या बढ़ा है, नहीं कम हुआ है। तो राइट आंसर विल बी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल GDP आपका कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है इंडिपेंडेंस के टाइम से, है ना। अगर मैं 1600 की बात करूँ, 1000 AD की बात करूँ, तो आपका एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हुआ करता था इंडिपेंडेंस के टाइम से। एग्रीकल्चर, या फिर हम बोले मेनली सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखा गया LPG पॉलिसी के बाद से। एग्रीकल्चर का शेयर गिरता जा रहा है और सर्विस सेक्टर का बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तो करेक्ट है कि ये तीनों चीज़ें हुई हैं कब, आपके LPG के बाद। तो राइट आंसर विल बी बी। चलिए नेक्स्ट, नरसिम्हन कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। अब देखो नरसिम्हन कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंस है। नरसिम्हन कमेटी 1, नरसिम्हन कमेटी 2, ये दोनों हमें पढ़ने हैं, दोनों में रिफॉर्म्स आए हैं, है ना। और जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन्होंने दिए हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो हैं आपके बैंकिंग सेक्टर से। नरसिम्हन कमेटी पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, मई 2023 में पूछा गया था, अक्टूबर 2023 में पूछा गया था सॉरी। तो वी आर एक्सपेक्टिंग मई 2024 में भी होगा। नरसिम्हन कमेटी 1, नरसिम्हन कमेटी 2 के सारे रिकमेंडेशंस जो हैं ये हम पढ़ेंगे मॉड्यूल C के पहले चैप्टर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत डिटेल में, ठीक है। सो वी हैव टू कवर दीज टू, पर यहाँ पर ये भी याद रखो, बहुत बेसिक क्वेश्चन, कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जो नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए थे वो कौन से सेक्टर से रिलेटेड था, इट वाज रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। कि CRR SLR को कम करना चाहिए, बैंक्स का सुपरविजन बढ़ा देना चाहिए, प्राइवेट बैंक्स का कंपटीशन बढ़ाओ इंडिया में, ये सारी चीज़ें नरसिम्हन कमेटी ने कहा था करने को, रिकमेंडेशन दिया था। तो हियर राइट आंसर विल बी बैंकिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट वाज द प्राइमरी आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991 फॉलोड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द प्राइमरी आउटकम, क्या था प्राइमरी आउटकम लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव का जो LPG पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिया गया। फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म करना, ग्लोबलाइजेशन करना, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म करना, नन ऑफ द अबव। प्राइमरी आउटकम लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से आपको क्या मिला? लिबरलाइजेशन में आपने रूल्स रेगुलेशंस हटा दिए, प्राइवेटाइजेशन में आपने प्राइवेट कंपनीज को काम करने की परमिशन दे दी। तो आपको मेन आउटकम यहाँ पे क्या मिला? इट्स वेरी ऑब्वियस, ग्लोबलाइजेशन। क्या मिला आपको? ग्लोबलाइजेशन। रूल्स रेगुलेशंस लिबरलाइजेशन में हटा दिए, प्राइवेट कंपनी को काम करने की परमिशन दी, तो हमने इकोनॉमी को ग्लोबलाइज कर दिया कि अब बाहर की कंपनीज जो हैं इंडिया में आके इजीली बिजनेस कर सकती हैं। तो आउटकम क्या मिला आपको? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। Which of the following arguments are made in favor of privatization of a country's economy? है ना, कि अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो इसके फेवर में क्या पॉइंट्स रखे गए कि हाँ ठीक है कर दो, अच्छी चीज़ें करना। क्योंकि देखो प्राइवेटाइजेशन करना आज के टाइम पे जब बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन सरकार करती है तो कितना अपोज होता है उसका, है ना। लोग अपोज करते हैं कि सरकार सब कुछ ही प्राइवेट करती जा रही है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया जो कि फेवर में था प्राइवेटाइजेशन करने के। It helps to revive sick public sector units. It creates a competitive environment for business. It helps to protect the sovereignty of a consumer. Which of the following is true here? Sick public sector unit को revive कर रहा है, this is तो true. Create करेगा competitive environment for business, this is also true. Protect करेगा sovereignty of a consumer, this is true or true? Not, this is also true. So right answer will be आपके सभी correct हो जाएंगे. It means D option. All the statement was given in the favor of privatization कि हाँ प्राइवेटाइजेशन कर सकते हो क्योंकि ये सारे फायदे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LPQ सिस्टम जो कि लिबरलाइजेशन में हटा दिया गया, दैट एग्जिस्टेड बिफोर ऑनसेट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो मैंने अभी आपको बताया और मैंने ग्लोबलाइजेशन वाले सेशन में भी कहा था LPQ जो है आपका, इट यूज टू बी नोन एज नाउ, ये अभी जाना जाता है दैट इट यूज टू हैपन। लिबरलाइजेशन के बाद से हम बोलते हैं दिस यूज टू हैपन इन द कंट्री बट नॉट एनी मोर, बिकॉज लिबरलाइजेशन में आपने रूल्स रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया, आसान कर दिया बिजनेस करना। दैट्स वाई इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कंट्री एनी मोर।
है ना, तो ये क्या है आपका लाइसेंस राज, परमिट राज एंड कोटा राज. इट मीन्स राइट आंसर विल बी ए. LPQ सिस्टम वॉज लाइसेंस, कोटा, परमिट. इसको हटाया गया विद द हेल्प ऑफ लिबरलाइजेशन और फिर जाके इंडिया में बिजनेस करना आसान हुआ. इफ़ यू टॉक अबाउट बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की हम बात करें तो 2013-16 तक आप सोचो ये स्टेटमेंट्स थे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के कि इंडिया में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, इट्स बेटर कि आप फॉरेन कंट्री में बिजनेस कर लो. तो हमने क्या किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेकर आए कि बिजनेस को कैसे किया जाए, आसान कैसे बनाया जाए बिजनेस को करना इंडिया में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. फिस्कल रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म. इनमें से आपका कौन सा पार्ट नहीं है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्लान का, प्रोग्राम का? फिस्कल रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म. तो देखो सारे रिफॉर्म्स हम लेकर आए हैं, नॉट दिस एडजस्टमेंट वाला पार्ट, इट्स नॉट अ पार्ट. तो राइट आंसर क्या होगा? सी. फिस्कल रिफॉर्म्स हमने किए हैं, टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म किए हैं, फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स किए हैं, बट द बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट. Good evening everyone, welcome to the official YouTube channel of Officers at 24/7. So if Aditya's audio video both are okay, are we good to go? तो दिस इज दी सेशन जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं आपका IEIFS से रिगार्डिंग बैक टू बेसिक सीरीज. और यहाँ पर अब तक हम ऑलरेडी 18 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं. यू कैन सी आज की जो क्लास होगी हमारी 19 क्लास होगी और जिसमें हम कवर कर रहे हैं मॉड्यूल ए को. यूनिट नंबर 8 को आज हम डिस्कस करेंगे. यूनिट नंबर ऑफ 8 जो है आपका इट इज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये सारी चीज़ें आपकी यूनिट नंबर 8 के अंदर हैं. तो वन बाय वन इसके कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे कि लाइक व्हाट इज मॉनेटरी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे. एंड इन द एंड सेम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ताकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसका एप्लीकेशन इन द क्वेश्चन आप समझ पाएं. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द सेशन, जितने भी लोग यहाँ पर नए हैं ऑफिसर 24/7 चैनल पे, आई विल लेट यू नो कि बैक टू बेसिक सीरीज की ऑलरेडी 18 क्लासेस हो चुकी हैं. प्लेलिस्ट में जाके आप उनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी चेक कर सकते हो, दैट इज अवेलेबल. अपार्ट फ्रॉम दैट इसी तरीके से इफ़ यू नो समवन जो इंग्लिश मीडियम बैचेस के लिए या इंग्लिश मीडियम सेशंस के लिए वेट कर रहे हैं, सो दो सेशंस आर ऑलरेडी गोइंग ऑन इन द मॉर्निंग एट 7 AM एंड 7:30 AM फॉर PPB एंड IEIFS रिस्पेक्टिवली. सो डू लेट देम नो कि इंग्लिश मीडियम सेशंस भी अवेलेबल हैं प्रॉपरली उनके लिए. चलिए तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर यूनिट नंबर 8, जिसमें हम बात करें FTP. इट स्टैंड फॉर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिसको आप बोल सकते हो एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, एक ही बात है. देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे. फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के मेथड हमारे पास हैं FDI, FII, FPI वगैरह. देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है वो डिस्कस करेंगे हम. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज द मॉड्यूल ए यूनिट नंबर 8 जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से. तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपका क्या है, जैसे कि मैंने कहा आप इसको एग्जिम पॉलिसी बोल दो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी बोल दो, एक ही बात है. Export import of goods and services is generally free unless specifically regulated by provisions of the policy or any other law for the time being in force. ठीक है, तो जब भी हम बात करें, जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है जनरली फ्री रहता है अनलेस इट इज स्पेसिफाइड कि ये प्रोहिबिटेड है, ये रेस्ट्रिक्टेड है, ये ट्रेड आप नहीं कर सकते हो. तो वो सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, वो हमें बताता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. तो जितने भी प्रोविजंस हैं पॉलिसी के, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है, कैसे इनको रेगुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में डिफाइंड है. नाउ एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज फ्री गुड्स एंड सर्विसेज, रेस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड. फ्री मीन्स कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो. प्रोहिबिटेड मतलब मना ही है, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप नहीं कर सकते. एंड अगर है आपके पास रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कर तो सकते हो पर रेस्ट्रिक्शन है कि प्राइवेट फॉर्म नहीं कर सकते, स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कर सकते हैं. तो जब ऐसी कंडीशंस आपकी ऐड कर दी जाती हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्टेड गुड्स. ठीक है, तो 3 कैटेगरी में आपके गुड्स को डिफाइन यहाँ पे कर दिया. सम गुड्स आर फ्री फ्रॉम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बट कैन बी इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड ओनली थ्रू स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, और ये होता है रेस्ट्रिक्टेड गुड्स. ये होगी रेस्ट्रिक्टेड गुड्स. एक्सपोर्ट्स आर प्रमोटेड थ्रू वेरियस प्रमोशन स्कीम्स ऑल्सो. काफ़ी सारे एक्सपोर्ट जो हैं आप प्रमोशन स्कीम्स के थ्रू उनको प्रमोट करते हो. तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कर रहा है. ये सब कुछ आपके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में आपको डिफाइन करके दिया जाता है.
जब हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कौन बनाता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और कैसे ये आपका मार्केट में यूज किया जाता है। सबसे पहली चीज, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि कोई भी फिजिकल पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कौन बनाएगा? सरकार बनाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में रहेगा आपका। बट अब गवर्नमेंट में ये कौन देख रहा है? जैसे बजट सरकार बनाती है, बजट सरकार में कौन बना रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बना रहा है ना। तो यहाँ भी कोई डेडिकेटेड मिनिस्ट्री तो होनी चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, वो इस पे काम करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाता है। ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, मिनिस्ट्री के साथ साथ फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आया आपका 1992 में। इस एक्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट फैसिलिटेट करवा रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑगमेंट्स करवा रहे हैं इन द कंट्री। तो सिंपल फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 जो है आपका, इसके रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं फॉर द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जब दो कंट्रीज के बीच में या क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो फॉरेन ट्रेड आपका कहलाता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT क्या है? इट्स अ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो फॉर्मुलेट करता है, कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को। अब आप बोलोगे तो फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार फैसिलिटेट एंड कंट्रोल करती है फॉरेन ट्रेड को, प्रोहिबिट, रेस्ट्रिक्ट करती है, रेगुलेट करती है, एग्जाम्प्ट करती है सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज को, अपॉइंट करती है। DGFT को सरकार ही अपॉइंट करेगी। देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, अमेंड करने का काम सरकार करती है। और सरकार ने ही DGFT को अपॉइंट किया है, जो आपका आगे जाकर इसको कंट्रोल करेगा, सुपरवाइज करेगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को। अब ये अकेला कर रहा है क्या DGFT पोस्ट? नहीं। DGFT के साथ साथ हेल्पफुल, DGFT का जो हेल्प है वो कौन कर रहा है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI भी हेल्प करता है DGFT की, और साथ में आपके कुछ स्टेट डिपार्टमेंट्स हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल आपका जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो एडमिनिस्टर किया जाता है इन द कंट्री। ठीक है। सरकार के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पे काम करेगा। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के अंदर DGFT आपके अपॉइंट किए गए डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो इस पे काम कर रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, RBI एंड स्टेट डिपार्टमेंट, ये सब जो है हेल्प आउट करते हैं DGFT को टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। क्लियर? सो दिस इज हाउ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विल बी एडमिनिस्टर्ड इन द कंट्री। ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इट्स सिंपली अ रेगुलेशन दैट हैव बीन गिवन फॉर द फॉरेन ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती है वो 5 साल के लिए बनाई जाती है, ये भी हमें याद रखना है ना। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो बनाई जाती है आपका ड्यूरेशन क्या होता है? 5 ईयर्स का ड्यूरेशन। ठीक है। आपके सिलेबस में 2015 to 20 दिया गया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हालांकि आप 20 to 25 भी आ चुका है, बट आपका सिलेबस जो है वो 15 to 20 को कवर कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के काफ़ी सारे तरीके हैं हमारे पास। अगर हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है तो फर्स्ट आपके पास आ जाता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है विद मोर देन 10% कैपिटल तो वो कहलाता है FDI। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है 10% और अप टू 10% वी कैन से, दैट इज नोन एज FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। साथ ही में आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है इन द डाइवर्सिफाइड सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्टर्स में जब इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के थ्रू भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का सिंपल सा मतलब है एक्सटर्नल सोर्स से बिजनेस एक्टिविटी के लिए, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए पैसा बोरो करना। एक्सटर्नल मीन्स फॉरेन सोर्सेज, कमर्शियल मीन्स बिजनेस, और बोरोइंग आप कर रहे हो तो सिंपल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स का मतलब क्या हो गया? व्हेन यू बोरो फंड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, वो कहलाता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ठीक है। चलिए आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं यहाँ पर
अदर वेज जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है हमारे पास, जहां पे आप अपने शेयर्स को फॉरेन कंट्रीज के शेयर मार्केट में इशू कर सकते हो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू। देन वी हैव अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, आपकी इंडियन कंपनी जो है अपने शेयर्स को जब इशू कर रही है तो आप फॉरेन मार्केट में इशू कर रहे हो तो आप वहाँ पे आईडीआर के थ्रू इशू करते हो। ऐसे ही अगर अमेरिकन मार्केट में इशू करना होगा तो एडीआर के थ्रू चल जाएंगे। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ, इंडियन कंपनी अपने शेयर्स इशू करना चाह रही है इन द ग्लोबल मार्केट तो जीडीआर के थ्रू करेगी। इंडियन कंपनी अपने शेयर्स इशू करना चाह रही है इन अमेरिकन मार्केट तो एडीआर के थ्रू करेगी। अगर कोई नॉन फॉरेन कंपनी और नॉट इंडियन कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इंडिया में, है ना, तो वो लेकर आएगा आईडीआर। तो ये सारे वेज जो है ये क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं जिनको इन डिटेल हमें पढ़ना होगा कि हाउ दिस इन्वेस्टमेंट विल बी डन। इनके अलावा हमें एफडीआई भी पढ़ना होगा, एफडीआई की लिमिट्स भी पढ़नी होगी। एफडीआई का हर एक सेक्टर का एक लिमिट होता है। अगर आपको याद हो तो ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था सिंगल ब्रांड रिटेल और मल्टी ब्रांड रिटेल का क्या इन्वेस्टमेंट है ना, वो मैंने आपको बताया था। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात कर रही हूँ, आपका एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पर फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है विद मोर देन 10% कैपिटल। ठीक है, अब एफडीआई की लिमिट हर जगह पे अलग अलग है। वाइट लेवल एटीएम हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, पेमेंट बैंक्स हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो आपके, या फिर टेक्सटाइल हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, या कोई भी सेक्टर की आप बात कर रहे हो, हर जगह पर एफडीआई की लिमिट्स हैं और ये पूछी जाती हैं। अगर लेटेस्ट में आपको बताऊं, अक्टूबर 2023 के पेपर में आपसे एफडीआई लिमिट पूछा गया था इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज का। अब यहाँ पे बहुत सारे बैंकर्स कंफ्यूज हो गए। अब देखो, अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस में आपका जो एफडीआई लिमिट है वो है 74%। पहले 49 था, 49 से बढ़ा के 74 कर दिया गया। अब अगर मैं इसी के बाद आगे बात करूं तो क्वेश्चन जो था आपका था वो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज का। इंटरमीडियरीज जो हैं इनके केस में आपका अलाउ किया गया है 100% का एफडीआई। तो काफी सारे बैंकर्स ने देखा इंश्योरेंस और आंसर लगा के आ गए 74%, बट वो इंश्योरेंस नहीं पूछ रहा था, वो पूछ रहा था इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज को कितना अलाउ है, तो उनको अलाउ है 100%। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ये सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं इन द फॉरेन मार्केट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इक्वल्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इसको। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ कब होता है, जब आपका प्रोडक्शन बढ़ता है। प्रोडक्शन बढ़ना, जीडीपी का बढ़ना आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगा, है ना। अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हो तो व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंपल सा मतलब है व्हेनेवर यू इंक्रीज प्रोडक्शन, आपकी कंट्री में नेशनल आउटपुट बढ़ रहा है, आपकी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो वो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है, तो जीडीपी बढ़ रही है। अब इस प्रोडक्शन के बढ़ने से, जीडीपी की बढ़ने से अगर कोई पॉजिटिव चेंजेस आपके आते हैं, अगर कोई भी पॉजिटिव चेंजेस आपके आ रहे हैं, तो वो पॉजिटिव चेंजेस इकोनॉमिक वेलफेयर को शो करेंगे। जैसे कि आपकी कंट्री में पॉवर्टी कम हो गया, जैसे कि आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने लगा। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें, हम ये भी बोल सकते हैं पॉवर्टी कम होने के साथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ आपकी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, आपकी कंट्री में लिटरेसी रेट बढ़ गया, लोग पढ़ लिख रहे हैं क्योंकि पैसा है उनके पास। आपकी कंट्री में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब है आपके इकोनॉमिक वेलफेयर। ऑल दीज आर द इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इकोनॉमिक वेलफेयर का सिंपल सा मतलब क्या हो गया? जहां पर पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं जो लोगों की लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं, है ना। लाइक इकोनॉमिक वेलफेयर ह्यूमन रिसोर्स का हो रहा है, आपको जॉब मिल रही है, आपके पास पैसा आ रहा है, आप लिटरेट हो रहे हो, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, आप पॉवर्टी से बाहर आ रहे हो। जब ये पॉजिटिव चेंजेस दिखें, किसके बाद? कंट्री के नेशनल आउटपुट बढ़ने के बाद। इसकी वजह से जब ये पॉजिटिव चेंजेस दिखते हैं तो वो होगा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द सिंपल लैंग्वेज यू कैन कॉल इट इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस द इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, बहुत सिंपल। चलिए, तो ये तो हो गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन कौन से होते हैं, देन आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, यहां तक तो हमने देख लिया। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब हम प्रैक्टिस करेंगे सर्टेन क्वेश्चन सेम कंटेंट के ऊपर। तो लेट मी नो इन द एंड
कितने आपके क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हैं। ऑल्सो अगर कोई डाउट आया है मन में, यू कैन आस्क। आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। चलिए फर्स्ट, A dash is a financial investment made by a company or individual in another country's business interest. ये कौन सा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा? एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो किया गया है किसी कंपनी के थ्रू दूसरे, या कंपनी या इंडिविजुअल के थ्रू दूसरी कंट्री के बिजनेस में। क्या ये FCI है, क्या ये FDI है, क्या ये SEZ है, क्या ये FTI है? इनमें से क्या होगा राइट आंसर? Which of the following will be correct here? FCI, FDI, SEZ, FTI, इनमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा? सो सिंपली एक ऐसा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो जो आपका फॉरेन कंपनी या फॉरेन इंडिविजुअल, जो पर्सन आपकी फॉरेन कंट्री में रह रहा है, वो दूसरी कंट्री में कर रहा है, या तो बाहर के लोग यहाँ पे कर रहे हैं या फिर हम जाके बाहर कर रहे हैं, वट एवर, बट अदर कंट्री में हो रहा है, तो वो क्या होगा आपका? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो क्या होगा आपका? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी और FDI। SEZ भी आप लोगों ने सुना होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। SEZ आपका क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो SEZ ऐसे एरियाज बनाए गए हैं आपके, जहां पर क्या देखा जाता है कि उन इंडस्ट्रीज को लाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को लाया जाता है जो आपके एक्सपोर्ट से रिलेटेड है ना। तो राइट आंसर विल बी और FDI। नेक्स्ट, Which of the following is vertical FDI फॉर्म? इनमें से कौन सा वर्टिकल FDI का फॉर्म है? तो FDI के भी टाइप्स है हमारे पास, है ना, उसमें से हमें बताना है FDI वर्टिकल यहाँ पे कौन सा होगा? वर्टिकल FDI, बैकवर्ड वर्टिकल FDI, फॉरवर्ड वर्टिकल FDI, स्ट्रेट वर्टिकल FDI, ये तीनों में से कौन सा FDI वर्टिकल कहलाता है आपका? तो वर्टिकल है ना आपका, इट्स वेरी ऑब्वियस ना, आप वर्टिकल में बोल रहे हो आपका FDI हो रहा है, तो ये बैकवर्ड भी हो सकता है, ये फॉरवर्ड भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट हो गए। वर्टिकल बैकवर्ड भी हो सकता है और फॉरवर्ड भी हो सकता है, तो राइट आंसर विल बी बोथ, ओनली 1 and 2 आपका वर्टिकल FDI के फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, डैश इज एन इन्वेस्टमेंट फंड दैट इज बेस्ड इन अ कंट्री अदर देन द वन वेयर द इन्वेस्टमेंट इज मेड। कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि आपका दूसरी कंट्री में होता है जहां पे इन्वेस्टमेंट किया गया है, बेस्ड इन अ कंट्री अदर देन द वन वेयर द इन्वेस्टमेंट इज मेड। तो ये कौन सा फंड है? फॉरेक्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, या फिर नन ऑफ द अबव है? सो कौन सा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड ये है दैट इज बेस्ड इन अ कंट्री अदर देन वन वेयर द इन्वेस्टमेंट इज मेड? इट्स वेरी ऑब्वियस, ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, है ना, जहां पे इन्वेस्टमेंट किया गया उसके अलावा अदर कंट्री से ये फंड आपने लिया है, तो दैट विल बी योर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा B। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मोर एक्सपांशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन बूस्ट। अगर आपका FDI और एक्सपांड हो गया तो ये क्या करेगा? मोर एक्सपांशन ऑफ FDI इन्वेस्टमेंट कैन बूस्ट व्हाट? मनी सर्कुलेशन, डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट? FDI इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर, FDI इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या बूस्ट होगा? पैसा सर्कुलेट होगा, डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। देखो, अगर FDI इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है यानी कि आपके पास कैपिटल इनफ्लो हो रहा है। कैपिटल इनफ्लो का सिंपल सा ये मतलब हो गया कि पैसा तो आपके देश में आ रहा है, इट मींस पैसा आ रहा है तो डिमांड तो बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से क्या बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो देखो, अगर हम बात यहां पे करें एलिमिनेशन मेथड की, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मनी सर्कुलेशन इज नॉट अ पार्ट कि आपका ज्यादा FDI आने से ज्यादा मनी सर्कुलेशन होगा, नहीं है। क्योंकि देखो, अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था अनइक्वल बेनिफिट होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, है ना। तो ओवरऑल मनी सर्कुलेशन द इकोनॉमी होगा, हम नहीं मान सकते। नाउ अब यहाँ पर FDI की वजह से, ज्यादा FDI बढ़ने की वजह से हमने देखा किसमें चेंजेस हो रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट। ज्यादा बिजनेस इंडिया में आएगा तो ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगा, तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और फिर एम्प्लॉयमेंट की वजह से, क्योंकि पैसा आया तो क्या बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड आपका एम्प्लॉयमेंट से जनरेट होगा, क्योंकि नौकरी मिली, पैसा आया, आप डिमांड करने लगोगे। पर जब FDI इंडिया में आया तो क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है ये। FDI इन इंडिया इज अलाउड बाय टू मोड्स, गवर्नमेंट रूट एंड अदर। यहाँ पे अगर आप FDI इंडिया में लाना चाहते हो तो 2 रास्ते हैं। एक तो गवर्नमेंट रूट लिखा है,
देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, एक ऐसा रूट है जहां पे बिना परमिशन के आप आ सकते हो, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और एक ऐसा रूट है जहां पे प्रायर अप्रूवल जरूरत है। गवर्नमेंट रूट है, नाम ही बता रहा है प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, है ना, प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड है आपका, ये बता रहा है कौन, आपका नाम, गवर्नमेंट रूट में, कि सरकार, अगर आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट आना चाहते हो पहले सरकार से अप्रूवल ले लो, अगर सरकार अप्रूव करती है तो आप इंडिया में आ सकते हो, अदरवाइज नहीं आ सकते, ठीक है, दैट इज गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड। नाउ अब इसके अलावा जिसमें आपके प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है तो दैट विल बी अ ऑटोमेटिक रूट, ये आपका होगा ऑटोमेटिक रूट। हर एक सेक्टर में, जैसे कि अगर मैं बोलूं डिफेंस में हमारा 74% फॉर एग्जांपल मान लो अलाउ है एफडीआई लिमिट, तो 49% अप्रूव्ड होगा, अप्रूव रूट से आएगा, यानी कि 49% तक आप आना चाहते हो इन्वेस्टमेंट करने, आ जाओ, बिना परमिशन के आ सकते हो, पर 49 के ऊपर आप आना चाहते हो तो गवर्नमेंट अप्रूव रूट से आओगे, सरकार से परमिशन लेनी होगी। सरकार को आप भेजोगे एक एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आप बताओगे कि इतना पैसा इस पर्पस के लिए लाना चाहते हैं इस सेक्टर में, अगर वो कंट्री के इंटरेस्ट में होगा, नेशन के इंटरेस्ट में होगा तो सरकार अलाउ करेगी और आप पैसा ला सकते हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक रूट आपका हो गया यहाँ पर आंसर। चलिए नेक्स्ट, इन फॉरेन ट्रेड एंड एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑकर्स व्हेन। अब फॉरेन ट्रेड क्या है, फॉरेन ट्रेड सिंपली एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट का मतलब सेलिंग गुड्स टू अब्रॉड, इंपोर्ट का मतलब परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अब्रॉड। अब आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इट्स अ पार्ट ऑफ योर नेशंस बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें हम लिखते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का रिकॉर्ड। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम मेंटेन करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का रिकॉर्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है मैं बता चुकी हूँ आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म वाले चैप्टर में, कि इंडिया का बाकी कंट्रीज के साथ जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एक फाइनेंशियल ईयर में हुआ है उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ठीक है। इसी बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट होता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप लिखते हो, ठीक है। अब एडवर्स है, एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होगा, जब आपने इंपोर्ट ज्यादा किया है एक्सपोर्ट कम किया है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपकी कंट्री से पैसा जा ज्यादा रहा है आ कम रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्स हो गया। ये क्या होगा, ये होगा सरप्लस, एक्सपोर्ट ज्यादा तो पैसा ज्यादा आ रहा है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया बैलेंस्ड। तो ये तीन टाइप होते हैं, सरप्लस, डेफिशिट और बैलेंस्ड। डेफिशिट को आप एडवर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका बी, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिशिट कब होगा, जब इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट कम हो, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा होने का मतलब है आपने ज्यादा पैसा पे किया है, इंडिया से पैसा बाहर ज्यादा किया है। चलिए, एफडीआई डिसीजंस आर अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्टेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपका एफडीआई डिसीजंस जो है वो अफेक्ट हो जाए। तो ऑलमोस्ट सभी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी, सरकार ने टैक्सेस बढ़ा दी तो फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हर 2 महीने में सरकार चेंज हो रही है, हर 2 महीने में आपके रूल्स चेंज हो जाएंगे, तो कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा, कोई नहीं करना चाहेगा। स्टेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी कंट्री में है कितना नहीं है, अगर कोई भी बाहर से कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने इंडिया में आती है तो उसको 24/7 रोड कनेक्टिविटी चाहिए, उसको 24/7 आपका इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो तो मिले, इंडिया में वो भी हर जगह पे प्रॉपर्ली है नहीं। अगर ये स्टेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ तो कंपनी नहीं आएगी, यानी कि सभी जो पॉइंट्स हैं वो एफडीआई के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग एफडीआई फ्रॉम पाकिस्तान इज प्लेस्ड अंडर विच रूट। तो 2 ही रूट है, आपको ये तो पता ही है, एक ऑटोमेटिक रूट है, एक गवर्नमेंट अप्रूव रूट है। अब अगर पाकिस्तान से एफडीआई इंडिया में आ रहा है तो आई होप सोचने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं गवर्नमेंट अप्रूव रूट है, सरकार की परमिशन के बिना तो नहीं आ सकते आप। ऑटोमेटिक में तो पाकिस्तान को किसी भी कंडीशन में किसी भी सेक्टर में अलाउ नहीं किया गया है, आपको गवर्नमेंट अप्रूव रूट से ही आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एफडीआई लिमिट इन प्राइवेट बैंकिंग इज, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एफडीआई लिमिट कितनी है। इसी के साथ में यहाँ पे आपको बता देती हूँ, पब्लिक सेक्टर बैंक में जो आपकी लिमिट है वो है 20%, ठीक है। अगर मैं बात करूं पेमेंट बैंक्स की और मैं बात करूं स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इन दोनों में ही 74% है, और सेम इज इन दी प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, तीनों में 74% एफडीआई अलाउ है, और पब्लिक सेक्टर बैंक जो है आपका 20% अलाउ है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका 74। पब्लिक सेक्टर में 20% ही है, याद रखिएगा, क्लियर। नेक्स्ट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट बाय डैश इन फॉरेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कौन करता है इन्वेस्टमेंट, इंडिविजुअल फर्म्स, पब्लिक बॉडीज और एनी ऑफ द अबव।
तो अगर आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू होगा? कोई इंडिविजुअल करेगा, कोई फर्म करेगी, कोई पब्लिक बॉडी करेगी, या इनमें से कोई भी कर सकता है? तो आंसर होगा कोई भी कर सकता है. इट मीन्स डी, एनी ऑफ द अबव कैन डू द इन्वेस्टमेंट इन द एफपीआई. गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ ऑफिसर स्टडी 24/7. हाउ आर यू ऑल? तो सबसे पहली चीज आई वांट टू इन्फॉर्म यू, जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं यहाँ पे हु आर वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम या इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो दिस इज दी ऑफिसर स्टडी 24/7 यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको आपके JIB, CIB, बैंक प्रमोशन एग्जाम, सर्टिफाइड एग्जाम से रिगार्डिंग सभी क्वेरीज का आंसर मिल जाएगा इन द सिंगल चैनल. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बात करूँ, ये जो सेशंस हमारे हैं ये रेगुलर बेसिस पे होते हैं, मंडे टू फ्राइडे इन द इवनिंग 7:30 PM. हर दिन एक पर्टिकुलर यूनिट हम डिस्कस करें. एज यू कैन सी द नेम, बैक टू बेसिक सीरीज, एक बेसिक सीरीज हम यहाँ पर लेकर आए हैं जिसके अंदर हम हर एक टॉपिक ऑफ योर IE/IFS कवर कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 45 यूनिट्स इन IE/IFS. मॉड्यूल ए के अंदर हमारी 11 यूनिट्स हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 9, दैट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF एक्सेट्रा. सो दिस इज टूडेज सेशन. ऑलरेडी 19 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं. दिस इज द 20th क्लास. इससे पहले वाली क्लासेस आपने नहीं देखी हैं अभी तक, तो यू कैन चेक. प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, यू कैन चेक देयर. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह की. तो इसके अलावा WTO भी है, ADB भी है, काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, जब भी हम बात करें इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की, व्हाट एक्चुअली दे आर डूइंग, दे आर हेल्पिंग आउट देयर मेंबर कंट्रीज. अपनी मेंबर कंट्रीज़ को हेल्प आउट कर रहे हैं ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक, IMF दोनों ही ट्विन सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं, बट दोनों का काम अलग अलग है. अगर मैं बात करती हूँ वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक हेल्प आउट करता है टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्रीज, साथ ही में कंट्री को डेवलप करने में, कंट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है. अगर मैं बात करूं IMF की, तो IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ये अपनी मेंबर कंट्री को हेल्प आउट करता है इन द इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशन. जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस होता है उस सिचुएशन में ये अपनी मेंबर कंट्रीज़ को हेल्प करता है. ये है आपका IMF. तो वर्ल्ड बैंक, IMF दोनों ही ट्विन सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों का ही मेंबर इंडिया है और इंडिया IMF एंड वर्ल्ड बैंक का फाउंडिंग मेंबर है. जब इनको बनाया गया था तो इंडिया इनका फाउंडिंग मेंबर था. और अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड बैंक एंड IMF के बारे में, तो ये दोनों ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को हेल्प आउट कर रहे हैं इन एवरी सिचुएशन. आप देखोगे इंडिया जो है वो लोन लेता है हर एक चीज़ के लिए, चाहे आपको रेलवे कंस्ट्रक्शन करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ग्राउंड वाटर सप्लाई को मैनेज करना हो, वट एवर वी आर डूइंग, हम वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं. तो हम यहाँ पर लोन लेके क्या करें, कंट्री को डेवलप करें. इसीलिए हमें इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर में इनको पढ़ना है, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने में, इंडियन इकोनॉमी को कंटिन्यूसली रन करने में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है. जैसे कि अब हम लास्ट क्लास की ही बात करें, हमने पढ़ा था लास्ट टू लास्ट क्लास में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, दैट इज़ LPG. वो LPG लाने का मेजर रीज़न या मेजर कंडीशन जिन्होंने रखी थी उसको इंट्रोड्यूस करने की, वो वर्ल्ड बैंक और IMF ही तो थे. अगर ये कंडीशन नहीं रखते और ये सिर्फ कहते कि ठीक है लोन चाहिए इंडिया को, हम लोन दे देते हैं, तो हमारी कंट्री में इतना बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पे क्या इनका रोल रहा है इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, वो पढ़ेंगे. साथ में ये करते क्या है, हमें वो पढ़ना है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हर एक सेशन में हम क्या करें, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, देन इन द एंड हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं. तो डू मेक श्योर आप पूरा सेशन देखें, क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करें इन द एंड. जितने भी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर लाइव नहीं देखकर रिकॉर्डेड देखते हैं, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपका स्कोरिंग क्या रहता है पेपर में. ठीक है, मतलब पर्टिकुलर सेशन में. चलिए अब सबसे पहले अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं, तो वर्ल्ड बैंक आपका क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात कर रही हूं तो व्हाट इज़ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. इंडिया जो है वो वर्ल्ड बैंक का फाउंडिंग मेंबर है. रीज़न है ब्रिटिशर्स. जब वर्ल्ड बैंक और IMF बना था, ठीक है, तब इंडिया में कौन था, आपके ब्रिटिशर्स थे. बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स इंडिया क्या बन पाया, वर्ल्ड बैंक का फाउंडिंग मेंबर बन पाया. कौन है फाउंडिंग मेंबर, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर इज इंडिया. अब इनको बनाया कब किया गया, एक ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद देखा गया कि
जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है वो तो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है ना। तो उस ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो कि यूएसए में है वहाँ पे एक मीटिंग रखी गई, एक कॉन्फ्रेंस रखा गया जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स थे वो आए और वहाँ पे डिस्कशन हुआ। और उसके बाद हमने 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जिसमें आता है हमारा वर्ल्ड बैंक, IMF, GATT और साथ में आता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, तो इन तीनों को हमने बनाया यहाँ पर, सॉरी इन चारों को हमने बनाया ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद, और चारों में ही इंडिया जो था फाउंडिंग मेंबर रहा। ठीक है, आगे हम बात करें यहाँ पर तो वर्ल्ड बैंक आपको हेल्प आउट करता है कंट्रीज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, गरीबी ख़त्म करने के लिए, साथ ही में कंट्री को डेवलप करने में हेल्प करता है। आपको कंट्री को डेवलप करना है तो वर्ल्ड बैंक लोन देगा। कंट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना है, जैसे मान लीजिए किसी भी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से आपको अपनी कंट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको वर्ल्ड बैंक लोन देता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक बहुत आसान शर्तों पे लोन देता है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है और बहुत ही इजीली आपको ये लोन प्रोवाइड कर देता है। नाउ वर्ल्ड बैंक का एक ग्रुप है ना, वी हैव वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इस ग्रुप में 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं जिसमें आपका आता है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सेकेंड IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, देन IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, देन इसके बाद हमारा आता है मेगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, देन आता है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये पांचों ही वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। अब जब आप नाम लोगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप का तो इन पांचों इंस्टीट्यूशंस को एक साथ काउंट किया जाएगा, तब जाके वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है। पर जब हम सिर्फ वर्ल्ड बैंक बोलते हैं तो वर्ल्ड बैंक को इन दोनों से डिनोट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप वर्ल्ड बैंक बोल रहे हो तो इन दोनों को वर्ल्ड बैंक की तरह माना जाता है, IBRD और IDA को। ठीक है, देन इसके अलावा अब मैं नेक्स्ट बात करूं तो IBRD जो है वर्ल्ड बैंक का लेंडिंग आर्म है। क्या कहलाता है? लेंडिंग आर्म। बहुत आसान किस्तों पे लोन देता है, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोन देगा और कंट्री को रिकंस्ट्रक्शन डेवलप करने के लिए लोन देता है। IDA क्या है? ये कहलाता है सॉफ्ट लोन विंडो। इट इज़ अ सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट लोन विंडो कहलाता है। रीजन, लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, ग्रेस पीरियड भी आपको देगा, साथ ही में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या फिर ना के बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन देता है। दैट्स व्हाई इट इज अ सॉफ्ट लोन विंडो। तो ये दोनों ही वर्ल्ड बैंक कहलाते हैं और ये पांचों वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहलाते हैं जो वर्ल्ड बैंक की हेल्प कर रहे हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। ठीक है, चलिए, सो दिस इज अबाउट वर्ल्ड बैंक, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने ले ली। अब बात कर लेते हैं IMF की। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, अच्छा वन थिंग आई हैव फॉरगॉट टू टेल यू, आपका जो IBRD है, IDA है और IFC है, इन तीनों का इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। इन तीनों का इंडिया क्या है? फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, कि यानी कि जब ये बने थे तब इंडिया भी उन कंट्रीज में से एक कंट्री था। अगर मैं मेगा की बात करूं तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर तो नहीं है, पर हाँ मेंबर ज़रूर है। इंडिया मेगा का मेंबर ज़रूर है। किस कंट्री की बात हम कर रहे हैं? ऑब्वियसली हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया जो है वो मेगा का मेंबर है, इन तीनों का फाउंडिंग मेंबर है। ICSID में इंडिया ना तो मेंबर है ना ही फाउंडिंग मेंबर है, और ये आपसे वन लाइनर के फॉर्म में पूछ लिया जाता है ना। तो डू रिमेंबर दिस कि ICSID का इंडिया ना तो मेंबर है ना फाउंडिंग मेंबर है, मेगा का सिर्फ मेंबर है, फाउंडिंग नहीं है, और इन तीनों का फाउंडिंग मेंबर इंडिया है। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये आपको याद ज़रूर रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंडिया इसका भी फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, और IMF को बनाया गया था किस पर्पस के लिए? IMF को बनाया गया था व्हेनेवर देयर इज इकोनॉमिक क्राइसिस इन द मेंबर कंट्री, तो IMF आपको हेल्प करेगा। अब आप देखो ना 1991 में क्या था? BOP क्राइसिस था हमारे पास, तो वहाँ पे हेल्प आउट किसने किया? IMF ने किया। हर एक कंट्री को करता है, नॉट ओनली इंडिया, हर एक कंट्री को करेगा। IMF ने एक इंटरनेशनल रिजर्व्स बनाया था हमारा, दैट इज SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SDR स्टैंड फॉर स्पेशल ड्राइंग राइट। ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट है ये 5 करेंसीज के ग्रुप को कहा जाता है। पहले SDR जो है इसकी वैल्यू हम गोल्ड के फॉर्म में निकालते थे,
और दैट यूज टू बी, सबसे पहले तो $1 होता था और डॉलर के फॉर्म में होता था, फिर गोल्ड में कन्वर्ट किया और फिर आ गया बास्केट ऑफ करेंसी। तो SDR को हम बास्केट ऑफ करेंसी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें कितनी करेंसीज हैं? वी हैव 5 करेंसीज इन दी SDR। और जो हमारा SDR है इसी में IMF के साथ ट्रेड किया जाता है। सो दिस इज दी स्पेशल ड्राइंग राइट बास्केट ऑफ करेंसी। IMF आपको लोन देगा इन केस ऑफ इंटरनेशनल और इन केस ऑफ व्हाट वी कैन कॉल इट इकोनॉमिक क्राइसिस। जब भी आपकी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस हो तो वर्ल्ड बैंक आपको लोन देता है, ठीक है। सो दिस इज दी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड बैंक एंड IMF। इसी के साथ साथ थोड़ा सा डिफरेंस अगर हम देखें तो IMF क्या है? एक सिंगल इंस्टीट्यूशन है, कोई आपका यहाँ पे ग्रुप नहीं है IMF का, कोई इसके सब इंस्टीट्यूशंस नहीं है। वर्ल्ड बैंक के 5 इंस्टीट्यूशन है जो ग्रुप बनाते हैं वर्ल्ड बैंक का। ओवरसीज इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को ये करता है, ओवरसी करता है। ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वर्ल्ड के पुअर कंट्रीज में बाय गिविंग देम द लोन। देन IMF प्रमोट करता है एक्सचेंज रेट एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन मेंबर कंट्रीज एंड ग्लोबली। आपकी जो IMF की जो मेंबर कंट्रीज हैं वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, क्राइसिस की सिचुएशन ना आए, एक्सचेंज रेट प्रॉपरली मॉनिटर होता रहे, ये किसका काम है? IMF का। वर्ल्ड बैंक असिस्ट करता है डेवलपिंग कंट्री को थ्रू द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम। और वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है? असिस्ट कर रहा है आपकी डेवलपिंग कंट्री को थ्रू व्हाट? थ्रू दी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड दी प्रोग्राम्स। आगे हम बात करें यहाँ पर IMF की, तो ये असिस्ट कर रहा है विद व्हाट? बैलेंस ऑफ पेमेंट बे आउट होता है फंड्स, तो IMF आपको लोन देता है, मीडियम टर्म क्रेडिट्स आपको प्रोवाइड करेगा, जैसे कि इंडिया को किया था 1991 में, ठीक है। आगे अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, प्राइवेट एंटरप्राइजेज इन डेवलपिंग कंट्री थ्रू इट्स एफिलेट, उनको लोन दे रहा है, एनकरेज कर रहा है। IFC जो है यहाँ पर क्या करता है? प्राइवेट एंटिटीज़ को आपकी कंट्री में लोन देता है। और IDA क्या करता है? पब्लिक एंटिटीज़ को देता है ना। इट हैज़ इंश्योरेंस एंड आर्बिट्रेशन विंग्स, जिसको मेगा और ICSID हम बोलते हैं। इंश्योरेंस मेगा क्या करता है? मेगा इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। सिंपल, अगर आप किसी ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे पॉलिटिकल रिस्क है ना, या फिर किसी भी टाइप का इकोनॉमिक रिस्क आता है और आपका पैसा डूब जाता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंश्योरेंस देता है मेगा, क्योंकि इट्स वेरी ऑब्वियस। दैट्स पाकिस्तान है, पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, ठीक है। अब पाकिस्तान ने लोन लिया और चलो मान लीजिए पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इकोनॉमी ख़राब हो रही है तो पाकिस्तान नीड्स इन्वेस्टमेंट, पर कोई कंट्री इन्वेस्ट नहीं करना चाहती बिकॉज दे नो कि रिस्क है, पर वर्ल्ड बैंक का तो काम है उसको डेवलप करना। तो वर्ल्ड बैंक क्या करेगा? आप लोग इन्वेस्टमेंट करो, गारंटी मैं लेता हूँ, है ना। 90% तक की गारंटी इन्वेस्टमेंट की वर्ल्ड बैंक लेता है, किसके अंदर? मेगा के अंदर। अब गारंटी ले रहा है तो आपसे प्रीमियम तो लेगा, वो होगा, ठीक है। और ICSID क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। जितना भी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट होता है उसको सेटल करता है बिटवीन दी पार्टीज, अमंग दी पार्टीज। तो ये क्या है? एक आर्बिट्रेशन की तरह काम करता है, ठीक है, जो कि IMF में नहीं है। ये सिर्फ आपका इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे, BOP बेल आउट फंड्स के टाइम पे लोन देता है आपको, या फिर आपकी एक्सचेंज रेट और मॉनेटरी स्टेबिलिटी मेंटेन करता है कंट्री की, ठीक है। पॉलिसीज में भी हेल्प करता है, कंट्रीज को गाइड करता है कि क्या करना चाहिए मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाने के लिए। नाउ IMF ड्रॉ करता है इसका फाइनेंशियल रिसोर्स प्रिंसिपली फ्रॉम द कोटा सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। अच्छा, अब एक और चीज़ आता है, ये लोग जब लोन दे रहे हैं तो ये पैसा आता कहाँ से है? वर्ल्ड बैंक सबको लोन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक पैसा कहाँ से ला रहा है? तो इट्स वेरी ऑब्वियस, जो भी कंट्री इनका मेंबर बनना चाहती है उनको कंट्रीब्यूशन करना होता है। हर एक कंट्री जो भी इनका मेंबर बनना चाहेंगे उनको क्या करना है? उनको कंट्रीब्यूशन करना है इन दी वर्ल्ड बैंक एंड IMF। तो वो जो कंट्रीब्यूशन होता है कोटा के फॉर्म में करवाया जाता है, वही कंट्रीब्यूशन हर कंट्री से लेके किसी और को लोन दे देते हैं, या फिर बॉन्ड्स भी इशू करता है वर्ल्ड बैंक तो रेज करने के लिए कैपिटल को, है ना। वर्ल्ड बैंक इवन ग्रीन बॉन्ड्स भी इशू करता है, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड्स मतलब ऐसे बॉन्ड्स जिनसे जो भी पैसा आएगा वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में ही लगाया जाएगा और कहीं नहीं लगाया जाएगा। तो ये आपका मेंबर कंट्रीज़ को कंट्रीब्यूशन यहाँ पे करना होता है, तभी उनको मेंबरशिप मिलती है, वो आपका यहाँ पे काउंट हो जाएगा। IBRD IFC जो हैं ये मोस्ट ऑफ देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय बोरिंग फ्रॉम इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। देखो आ गया वही बात, ये क्या करते हैं? पैसा जो बोरो कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं? बॉन्ड मार्केट से। तो वर्ल्ड बैंक तो बॉन्ड्स इशू करके कैपिटल रेज करता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ IDA की, IDA को मेनली डोनेशन मिलता है, तभी तो ये बिना इंटरेस्ट के या ना के बराबर इंटरेस्ट के लोन देता है, लॉन्ग टर्म के लिए देता है और ग्रेस पीरियड भी दे देता है, बिकॉज इसको जो पैसा मिल रहा है कहाँ से आ रहा है? डोनेशन से, ठीक है। सो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड IMF। SDR को भी याद रखिएगा, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। क्लियर? चलिए, अगर कोई डाउट हो यहाँ पे तो पूछ लीजिएगा, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट। ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया चैप्टर का,
इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हमें पढ़नी है ना, वो कहाँ पढ़ेंगे वो बताऊंगी आपको इन द एंड ऑफ द सेशन। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं कुछ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है दैट IMF अप्रूव्स द क्रिएशन ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ न्यू SDR। IMF approved the creation of a given amount of new SDR. So these SDR are distributed among the participating country on the basis of their what? तो सबसे पहली चीज SDR क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। SDR is simply your to become the member, और वो contribution जो होता है SDR के फॉर्म में होता है। पर कितना contribution होगा ये कैसे डिसाइड किया जाता है, ऑन विच बेसिस, ऑन व्हाट बेसिस हम ये डिसाइड कर रहे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। सो यू हैव टू आंसर दिस। पहला क्वेश्चन आपसे मतलब पहला ऑप्शन आपसे बोल रहा है नीड के बेसिस पे करते हैं, शेयर जो वर्ल्ड ट्रेड में आपका उसके बेसिस पे करते हैं, कोटा जो IMF में आपकी कंट्री का है उसके बेसिस पे करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट के बेसिस पे करेंगे। तो देखो कितना कंट्रीब्यूशन आपको करना है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इकोनॉमी। तो इट मीन्स जो कोटा आपकी कंट्री का IMF में है अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे क्या करोगे, पार्टिसिपेटिंग कंट्री से डिस्ट्रीब्यूशन लोगे। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी कोटा इन IMF, जितना भी कोटा होगा अकॉर्डिंगली। तो राइट आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन डिड इंडिया बिकेम वन सेकेंड, हाँ, व्हेन डिड इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ IMF। इंडिया IMF का मेंबर कब बना? तो इंडिया क्या है, IMF का फाउंडिंग मेंबर है। तो अब आपको ये याद है कि IMF कब स्टैब्लिश हुआ है, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो 2000। अब देखो एलिमिनेशन मेथड, हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज करना जहां पे भी कंफ्यूज हो रहे हो, और मैं तो कहूँगी हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड यूज करो, बहुत ईजी है, बहुत जल्दी आंसर देता है। 2010 और 2000 तो नहीं हो सकता, गारंटी है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आपका ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को दोबारा से क्रिएट करने के लिए ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस क्रिएट किया गया था। सो 95 भी नहीं हो सकता, तो राइट आंसर क्या होगा 45। तो हमने कैसे लिंक किया, IMF का मेंबर इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, यानी कि जब IMF बना तभी इंडिया उसका मेंबर बना। ठीक है, तो कब हुआ ये 45 में हुआ, तो राइट आंसर विल बी योर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन IMS इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज कंसिडर गुड इफ इट फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ, बताइए, इफ इट फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट, maximize the flow of foreign trade and foreign investment, or we can say leads to an equitable distribution of gains from trade among the nations of the world। तो कब माना जाएगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है कंसीडर किया जाएगा, अच्छा कब, जब वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करता है। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने पे आपका जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है वो बेहतर माना जाएगा। सो द आंसर विल बी बोथ, दोनों ही। आप फ्लो को बढ़ाओ है ना, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, साथ ही में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए गेन्स का, तो राइट आंसर विल बी बोथ, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का इनमें से कौन सा मेन फंक्शन है, एंड दीज आर द स्टेटमेंट, और इसके नीचे आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है परचेजिंग शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी ऑफ मेंबर नेशन, सेकंड इज सेइंग एक्सचेंज रेट रेगुलेशन, थर्ड बोल रहा है डिसाइडिंग द फिस्कल पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। तो इन तीनों में से कौन सा पर्टिकुलर मेन फंक्शन है IMF का? देखो फिस्कल पॉलिसी इज व्हाट, इट्स द बजट। फिस्कल पॉलिसी आपका क्या है, बजट है। तो बजट कौन बनाता है, सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि गवर्नमेंट बनाएगा, इसका IMF से कोई लेना देना नहीं है। तो थर्ड तो हो नहीं सकता, थर्ड नहीं है, तो B, C और D तो चलेगा। आंसर हुआ आपका राइट A, 1 and 2। ये है एलिमिनेशन मेथड। आपने ये देखा सबसे गारंटीड कौन सा ऑप्शन है जो नहीं हो सकता, उसको हटा दो, और जैसे आप एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे तो आपका कंफ्यूजन भी कम हो जाएगा कि आंसर में से क्या होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सिंपली A, फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन है, थर्ड नहीं है। नेक्स्ट, IMF रिव्यूज मेंबर कोटाज वंस इन एवरी डैश। IMF जो है मेंबर कोटा जो है आपका कितने साल में एक बार रिव्यू करता है, 6 साल में, 3 साल में, 1 साल में या 5 साल में। अच्छा, सेम ड्यूरेशन पे आपका SDR भी रिव्यू किया जाता है कि कोई और करेंसी को बास्केट ऑफ करेंसी में ऐड करना है कि नहीं करना है। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज 5 years। 5 साल में आपकी मेंबर कंट्री का कोटा जो है वो रिव्यू किया जाता है। हर 5 साल में आपका SDR को भी रिव्यू किया जाएगा कि किसी करेंसी को ऐड किया जा सकता है क्या, किस बेसिस पे करेंसी हम ऐड करते हैं। पहली कंडीशन तो आंसर होगा D है ना, पहली कंडीशन तो ये
करेंसी का एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो, कि जो वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट हो रहा है उस एक्सपोर्ट में जिस भी करेंसी का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो करेंसी ले ली जाएगी, है ना। एंड जिस कंट्री का मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड में है, एक्सपोर्ट क्राइटेरियन के अलावा फॉरेन ट्रेड सबसे ज़्यादा जो कंट्री कर रही है, एक्सपोर्ट ज़्यादा कंट्री कर रही है, उसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। 2 स्टेटमेंट हैं आपके सामने, इनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट इज सेइंग India has been borrowing from IMF through the financial transaction plan due to the critical balance of payment situation. Second is saying India also contributes to IMF through the extended fund facility. तो right answer क्या है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इंडिया कोई कंट्रीब्यूशन आईएमएफ में नहीं करता है थ्रू द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। साथ ही में इंडिया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान के अकॉर्डिंग, है ना, आपका वहाँ पे क्या नहीं करता, बोरोइंग नहीं करता, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी नन ऑफ देम, कोई भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। एंड जो लास्ट लोन इंडिया ने आईएमएफ से लिया था ना, दैट वाज 1991, उसके बाद से कोई भी लोन नहीं लिया। सो द लास्ट लोन हमारे पास आया था वो था कौन सा, 1991 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच इज नॉट वन ऑफ द बास्केट ऑफ 5 करेंसी यूज्ड फॉर एसडीआर वैल्यूएशन। तो मैंने कहा आपको बास्केट ऑफ करेंसी है आपका एसडीआर, इनमें से कौन सी करेंसी बास्केट ऑफ करेंसी में नहीं आती है, दैट यू हैव टू आंसर। ऑप्शंस हैं आपके पास यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर, जापानीज येन और चाइनीज रेनमिनबी। बताइए क्या होगा राइट आंसर। सो हमारे पास जो करेंसीज हैं दैट इज यूएस डॉलर, देन वी हैव यूरो, देन वी हैव येन, ठीक है, देन वी हैव पाउंड एंड द लास्ट वी हैव रेनमिनबी। ये हमारे पास 5 करेंसीज हैं। लेटेस्ट जो ऐड हुआ है सबसे एंड में, दैट विल बी अक्टूबर 2016, जो कि आपका रेनमिनबी है। कैनेडियन डॉलर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर है ना, देयर इज ओनली यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर नहीं है। तो ये 5 करेंसीज जो हैं आपके एसडीआर में, एसडीआर के बास्केट ऑफ करेंसीज में ऐड की जाती हैं, ठीक है। चलिए, so right answer will be B. Canadian dollar is not a part. The highest percentage of World Bank's total loans have been made for the development of dash. किसके डेवलपमेंट में मैक्सिमम लोन किया गया, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एनर्जी या ट्रांसपोर्टेशन। मैक्सिमम लोन जो है वर्ल्ड बैंक से किसको डेवलप करने के लिए लिया जाता है, एंड द आंसर विल बी योर एनर्जी। किसके लिए लिया गया है, एनर्जी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक कंसिस्ट ऑफ, वर्ल्ड बैंक किन किन को कंसिस्ट करता है। तो वी नो वर्ल्ड बैंक के अंदर ग्रुप में 5 इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे पूछ रहा है वर्ल्ड बैंक कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आंसर विल बी योर आईएमएफ, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। राइट आंसर विल बी योर आपका क्या होगा, 1 and 2 IFC एंड IDA। IMF नहीं होगा बिकॉज IMF इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये पार्ट नहीं है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। चलो, तो दिस वाज द क्वेश्चन। अब मुझे एक बार जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कितने आंसर्स आपने करेक्ट दिए हैं। दोज हु आर वाचिंग रिकॉर्डेड सेशन, तो मुझे आप रिकॉर्डेड सेशन देखते वक्त बाद में बताएं इन द कमेंट सेक्शन कि कितने आंसर्स आप लोगों ने करेक्ट दिए हैं, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द डिटेल, जैसे कि मैंने आपसे बीच में सेशन में कहा था, ये तो हमने बेसिक समझा है, चैप्टर का ओवरव्यू लिया है। अगर डिटेल चैप्टर पढ़ना है तो कहाँ जाएं, तो यहाँ आप आ सकते हो। IEIFS का जो फर्स्ट बैच था मैंने स्टार्ट कर दिया है 20 नवंबर से, क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं। मॉड्यूल सी से हमने स्टार्ट किया है। रीज़न क्या है, ओरिएंटेशन क्लास जब आप देखोगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। एंड अगर आप सोच रहे हो सेल्फ स्टडी करेंगे, प्रॉपर टाइम आप दे सकते हो, तो प्लीज़ मॉड्यूल सी एंड डी से स्टार्ट करना, ए एंड बी को बाद में करना, ठीक है। इफ़ यू वांट टू नो द रीज़न, एक बार ओरिएंटेशन क्लास देख लो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्प्रिहेंसिव बैच चाहिए, चारों सब्जेक्ट तो 5 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, PPP स्टार्ट हो चुका है, AFM स्टार्ट हो चुका है, IEIFS स्टार्ट हो चुका है। 8 दिसंबर से आपका रिटेल बैंकिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। सो टू एनरोल इन एनी ऑफ दी बैच यू कैन यूज अ कोड Y496, है ना, ये आपको मैक्सिमम यानी कि 81% डिस्काउंट देगा। महापैक की बात करूँ तो महापैक में भी फ़ायदा ये है कि आपको डबल वैलिडिटी मिल रहा है 81% डिस्काउंट के साथ। संकल्प बैचेस में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, संकल्प बैच में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, प्लस ई बुक, प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट, प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 24/7 रिकॉर्डिंग ऑफ योर क्लासेस, ठीक है।
ये सब कुछ आपको महापैक में भी मिलेगा, पर महापैक में एड ऑन होगा इन द फ्यूचर अपकमिंग बैचेस। अगर रिवीजन बैचेस आ रहा है, पावर पैक बैचेस आ रहा है, तो आपको संकल्प बैच के साथ उनको अलग से परचेस करना होगा। व्हेन यू एनरोल इन महापैक तो आपको एक ही बार में सारे बैचेस एनरोल मिल जाएंगे। जैसे ही नया बैच आएगा आपको विदाउट एनी पेमेंट वो ऐड कर दिया जाएगा आपके अकाउंट। सो दिस इज द डिफरेंस इन दी महापैक, ठीक है। आप किसी भी बैच में एनरोल होने के लिए क्या करें, सबसे पहले IO24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आफ्टर डाउनलोडिंग एप्लीकेशन आपको ये होम पेज दिखेगा। एग्जाम कैटेगरी में जाना है, JIB CIB, देन क्लिक ऑन द JIB May 2024। यहाँ पर जाने के बाद क्लिक ऑन द व्यू ऑल और आपको ये सब मिल जाएगा, है ना। ऑल दीज विल बी अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू, ये सारे बैचेस हैं आपके। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट अब आपके पास ऑप्शन है, आप कॉम्प्रिहेंसिव बैच में जा सकते हो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट कोई आपका बचा है तो वहाँ जा सकते हो। यू कैन गो टू दी महापैक एज वेल। इन सब में से एनरोल होने का प्रोसेस सेम ही है, मैं एक आपको एनरोल करके बता देती हूँ। दिस इज दी ऑफरिंग, एक बार ऑफरिंग जरूर चेक करिए, वैलिडिटी चेक कर लीजिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि डबल वैलिडिटी चल रही है अभी, इसलिए 6+6 और 12+12 मंथ मिल रहा है। संकल्प बैच अभी आपको 9 मंथ वैलिडिटी से मिलेगा, ये आपको 1 ईयर वैलिडिटी से मिल रहा है। क्लिक ऑन द बाय नाउ ऑप्शन और एंटर करना है आपको कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट Y496। अप्लाई कर दीजिए। व्हेन यू अप्लाई तो आपको दिखेगा 80% डिस्काउंट है। द एडिशनल 1% डिस्काउंट विल बी अवेलेबल जब आप यूज़ करते हो कॉइन्स को, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 81% का डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग दिस कोड। वैलिडिटी आप देख सकते हो 1 साल की है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन एनरोल इन द अदर बैचेस ऑल्सो। सब बैच में एनरोल करने का तरीका यही है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। अपार्ट फ्रॉम दैट रेगुलर YT सेशंस आप लोग देखना चाहते हो तो 7:30 PM पे IE/IFS का सेशन होता है मंडे टू फ्राइडे। डू मेक श्योर वो सेशंस आप ज़रूर देखें। अब तक टोटल ये आज का 20th सेशन था। इससे पहले वाले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी ऑन द चैनल। डू चेक द प्लेलिस्ट और वहाँ से रिकॉर्डिंग देख लीजिए सभी सेशंस की, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड कल मिलते हैं विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर मॉड्यूल A फॉर IE/IFS, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव एनी डाउट या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ रहे हो नहीं समझ में आ रहा, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी चेकिंग योर कमेंट और अकॉर्डिंगली आई विल प्लान द सेशन, ओके। चलिए, थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग द सेशन, हैव अ ग्रेट टाइम।